हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइट के दौरान हान के अटैक से डेविड का हाथ टूट जाता है और उसकी एनर्जी कम होने लगती है। डेविड अपनी असुरा फिस्ट यूज़ करता है पर वो हान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। डेविड को एहसास होता है कि उसे अपना अल्टीमेट किलिंग मूव करना ही पड़ेगा। दोनों अपने अपने किलिंग मूव्स करते हैं जिसकी वजह से डेविड का दूसरा हाथ टूटकर शरीर से अलग हो जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। डेविड की इस वक्त हालत ऐसी हो गई थी कि अगर हान उस पर वार करता तो वो ज़िंदा नहीं बच पाता। डेविड ने अपने आप से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? यह अभी अभी तो कन्वर्टिंग फोर्स पर पहुंचा है, फिर इसमें इतनी स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है? एरिना में बिल्कुल सन्नाटा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। उन्होंने अभी अभी जो देखा था वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग था। नॉर्मल ऑडियंस, मार्शल आर्ट्स कल्टिवेटर्स और यहाँ तक कि अलायंस ऑफिसर्स और एक्सपर्ट्स भी बिल्कुल शांत थे। हाँ, धीरे धीरे चलकर डेविड के पास आ रहा था। जैसे जैसे हान के कदम बढ़ रहे थे वैसे वैसे डेविड के दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। डेविड ने खुद को संभाला और हान से पूछा, तुमने अभी अभी कौन सी टेक्निक यूज़ की थी? जितना मैं जानता हूँ इंडियन मार्शल आर्ट्स में ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। तुम इसके बारे में नहीं जानते हो क्योंकि यह मेरी बनाई हुई टेक्निक है, अहान ने कहा। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे बल्कि सिर्फ किलिंग इंटेंट नज़र आ रहा था। डेविड ने जब यह बात सुनी तो उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसने इरिटेट होते हुए कहा, इम्पॉसिबल, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने सबके सामने ब्रेक थ्रू किया है, फिर तुम अपना मार्शल आर्ट मूव कैसे बना सकते हो? जब डेविड इतना कंफ्यूज था तब अहान ने उसका कंफ्यूजन दूर करने के बारे में नहीं सोचा बल्कि उसे जान से मारने के बारे में ही सोचा। इस वक्त अहान उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। अहान ने डेविड के बाल पकड़कर उसे उठाया और फिर अपने हाथ से डेविड की गर्दन पर स्लैश किया। यू डिजर्व टू डाई, अहान ने गरजते हुए कहा। इस अटैक से डेविड की गर्दन टूट गई और वो ज़मीन पर गिर गया। यह अहान का फाइनल मूव था और डेविड इसे काउंटर नहीं कर पाया था। अहान ने जो कहा वो कर दिया था। उसने डेविड को जान से मार दिया था। जब उसने देखा कि डेविड की सांसें रुक गई हैं तब उसने अरमान की तरफ देखा और कहा, सीनियर, मैंने आपका बदला ले लिया है। हमारा दुश्मन मर चुका है। डेविड, जो इस कंपटीशन में विलियम के नाम से आया था, स्टेज पर मरा हुआ पड़ा था। सब उसे देख रहे थे और सबकी धड़कनें तेज हो गई थी। अहान की आंखें लाल थी और जो भी अहान की आंखों में देखता था उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। हर मैच के बाद अहान की स्ट्रेंथ बढ़ गई थी। आज तो शायद वो बिल्कुल पीक पर था। इस वक्त सब अहान को देख रहे थे और उसका चेहरा सबके दिमाग में छप गया था। एरिना में बहुत शांति थी और अहान के परफॉर्मेंस से सब मेजमराइज हो गए थे। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस के फोटोग्राफर ने जब अहान की फ़ोटो क्लिक की और क्लिक की आवाज़ आई तब सब अहान की चीयर करने लगे। आहान फ्रॉम इंडिया इज़ द विनर। वी आर सीइंग द चैम्पियन ऑफ दिस ईयर ग्लोबल मार्शल आर्ट चैम्पियनशिप। अहान ने मार्शल आर्ट वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था। उसकी वजह से मार्शल आर्ट्स ऑर्डिनरी वर्ल्ड में भी इतना फेमस हो गया था। जब अहान इस कंपटीशन में आया था तब किसी ने उसे सीरियसली नहीं लिया था और किसी ने नहीं सोचा था कि वो यह कंपटीशन जीत सकता है, पर अहान ने यह कर दिखाया था। पहले मैच से लेकर अब तक के हर मैच में अहान शांत रहा था और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को भी अच्छे से यूज़ किया था। वो भले ही डैनी और आर्थर से कमज़ोर था पर उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन दोनों को हरा दिया था। डेविड की स्ट्रेंथ को मैच करने के लिए उसने अपने आप को अकेले अगले लेवल के लिए प्रिपेयर किया था और मार्शल आर्ट के कन्वर्टिंग फोर्स पर पहुंच गया था। फाइनली उसने डेविड को जान से मार दिया था। सब लोग बहुत एक्साइटेड और खुश थे। सबसे पहले चिल्लाने वाला इंसान जिनेश था। वो अपनी सीट पर खड़ा हो गया और चिल्लाया, दिस इज़ सो ग्रेट एंड सेटिस्फाइंग। जिनेश बहुत ज़्यादा खुश था और उसकी आंखें भी नम हो गई थी। प्रतीक भी अपने बैंडेज से बंधे शरीर के साथ उछल रहा था और बार बार एक ही बात बोल रहा था, मैंने कहा था कि मेरे अहान भाई को कोई नहीं हरा सकता। देखो वो जीत गए। वाओ। निर्वाणा भी अहान की जीत से बहुत खुश था पर उसे कहीं ना कहीं दुख भी था। उसने मन में सोचा, हमारे बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही है। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे साथ कभी फाइट कर पाऊंगा। अहान की पावर्स अब एक सर्टेन लेवल पर पहुंच चुकी थी और अब निर्वाणा को उसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता था। इंडिया से जितने भी मास्टर्स आए थे वो सब भी बहुत खुश थे। मास्टर गोपाल ने जाकिर से कहा, जाकिर सर, मुझे लगा था कि आप अहान के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा कर बोलते थे
पर मैं गलत था। आपने जो भी कहा था वो सब सही था। आहान आपकी इतनी तारीफ डिजर्व करता है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। इस वक्त तो मुझ में इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि मैं हान को हरा सकता हूँ। सच में हान से हमारे एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर दिया था। रुद्र भी गोपाल की बात से सहमत थे। रुद्र और गोपाल मार्शल आर्ट्स मास्टर्स थे। वो कन्वर्टिंग फोर्स के स्टेज 2 के पीक पर थे, पर फिर भी उनमें आहान से फाइट करने का कॉन्फिडेंस नहीं था। लॉर्ड बुद्धा ने आहान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है, पर उसे तराशने में ग्रैंड मास्टर नारायण और मास्टर मान का भी बहुत बड़ा हाथ है। मास्टर मान, प्लीज़ मुझे भी बताइए कि मैं अपने स्टूडेंट को कैसे ट्रेन करूं कि वो भी इस तरह फाइट कर सके। मास्टर गोपाल ने रिस्पेक्टफुली अरमान की तरफ देखते हुए पूछा। यह बात सुनकर प्रतीक को बहुत अजीब लगा। उसने कन्फ्यूजन में गोपाल से पूछा, हैं, इस बात से आपको क्या मतलब है? प्रतीक, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मार्शल आर्ट्स नॉलेज बहुत अच्छी है। अगर तुम सही तरह से ट्रेनिंग करोगे तो तुम बहुत आगे तक जाओगे। सही ट्रेनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गोपाल ने कहा। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं सही तरह से ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूँ? प्रतीक ने कहा। दोनों को इस तरह आर्ग्यू करते देख अरमान ने चाय किया और दोनों को रोकने के लिए कहा, मास्टर गोपाल, आहान को ट्रेन करने में मैंने कुछ नहीं किया है, जो कि आहान ने खुद किया है। मैंने उसे कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स ज़रूर बताई हैं, पर उसने अपनी स्ट्रेंथ खुद ही बढ़ाई है। मैं हान का मास्टर नहीं बल्कि उसका सीनियर हूँ, पर फिर भी मैं उसे रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। मास्टर गोपाल, आपको इसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। अरमान सर जो कह रहे हैं वो सच है। हमारा कंपैरिजन आहान के साथ नहीं किया जा सकता। अगर हम इंडियन मार्शल आर्ट्स की हिस्ट्री देखें तो ऐसे कितने कम मार्शल आर्ट्स आर्टिस्ट हुए हैं जो हान जैसे थे। जिनेश ने कहा, आई थिंक एवरीवन इज़ राइट। मुझे उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, गोपाल ने कहा। इस वक्त जाकिर अरमान को देख रहे थे और उन्हें देखते हुए बोले, तुम्हारा जूनियर भी कमाल का है। इसकी पावर्स और स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसने जो कहा कर दिखाया। उसने तुम्हारे दुश्मन को आखिर जान से मार ही दिया। अगर ऐसा ही रहा तो फ्यूचर में इसकी अचीवमेंट्स बहुत बढ़ जाएंगी। इसकी फ्यूचर अचीवमेंट्स तो लिमिटलेस हैं। अगर इसने फ्यूचर में हेवंस रियाल्म और डीआईटी रियाल्म पर पहुंच गया तब भी मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। ही इज़ दैट अवैशम, रुद्र ने कहा। किसी ने कुछ नहीं कहा, सब रुद्र की बात से सहमत थे। आई एम वेरी प्राउड टू बी हिज सीनियर। आहान ने आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, अरमान ने कहा। इस वक्त उनकी नज़रें आहान पर टिकी हुई थी। जहां बहुत लोग किसी और के लिए कह सह होते हैं, वहां कुछ लोग दुखी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता था? चांग, गैरी और माई के चेहरे का रंग उड़ गया था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आहान ने ऐसा कुछ कर दिया था। वो लोग आहान को मारने की जल्दी इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि अगर आहान एक लेवल ऊपर भी गया तो फिर वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उन लोगों के प्लान पर आहान ने पानी फेर दिया था। आर्थर भी दुखी मन के साथ बैठा था। वो इस वक्त बहुत वीक और पावरलेस महसूस कर रहा था। वो आहान को मरते हुए देखना चाहता था, पर ऐसा हो नहीं पाया और अब शायद ऐसा कभी हो भी नहीं पाएगा। आर्थर जान गया था कि अब उसके और आहान के बीच में भी बहुत फर्क आ गया था। उसके मन से बदला लेने की बात बिल्कुल निकल चुकी थी। वीआईपी सीट्स में टिफनी की आंखें भर आई थी। देखा मिस्टर मार्क, मैंने कहा था ना कि यह फाइट आहान ही जीतेगा। आई वॉज नॉट रॉन्ग आफ्टर ऑल, टिफनी ने कहा। वो इस वक्त बहुत खुश थी। इंडीड मिस टिफनी इज़ राइट, मार्क ने कहा। मार्क इस वक्त सदमे में था। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस का इतने सालों से हिस्सा होने के बाद भी उसने आज तक ऐसा मैच कभी नहीं देखा था। पॉप ने कुछ नहीं कहा। वो बस अपने मन में ही कुछ सोच रहे थे। एरिना शोर से गूंज रहा था। आहान आहान चिल्लाकर लोगों की नसें कड़ी हो गई थी। उनका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। वी आर सीइंग द चैंपियन। आहान इज द बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट इन द यंगर जनरेशन। पूरे एरिना में सिर्फ यही बातें गूंज रही थी। तभी रेफरी ने अनाउंसमेंट किया, दिस मैच इज ओवर, द विनर इज आहान रायजादा फ्रॉम इंडिया। सब क्लैप करने लगे। जब रेफरी ने यह बात कही तब स्टेज पर स्टाफ से 2 मेंबर आहान के पास आए और बोले, वी नीड टू डील विद विलियम्स डेड बॉडी। आई वांट टू टेक हिज बॉडी टू इंडिया, आहान ने कहा। वी हैव टू टॉक टू आवर सीनियर्स, एज ऑफ नाउ वी नीड टू क्लीन द स्टेज, स्टाफ मेंबर ने कहा। आहान जानता था कि वो सिर्फ स्टाफ मेंबर है और उनके हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए आहान ने कुछ नहीं कहा और डेविड को बॉडी को ले जाने दिया। इसके बाद रेफरी स्टेज पर आया और उसने कहा, द कंपटीशन इज ओवर, डिड यू ऑल एंजॉय द मैच? यस, ऑडियंस चिल्लाई। वाज द मैच एक्साइटिंग? होस्ट ने पूछा। वेरी एक्साइटिंग, ऑडियंस फिर से चिल्लाई। वेल,
अब मैं स्टेज पर इनवाइट करता हूँ योर हाइनेस पॉप और इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एलियंस के हेड मिस्टर इवान को। वो हान को ट्रॉफी और जेनेटिक मेडिसिन प्रेजेंट करेंगे, होस्ट ने कहा। पॉप और इवान दोनों स्टेज पर आ गए। पॉप ने हान से कहा, यंग मैन, यू आर ट्रूली अमेजिंग। मैंने कभी किसी मार्शल आर्ट्स कल्टिवेटर को ऐसे फाइट करते हुए नहीं देखा है। यह ट्रॉफी और जेनेटिक पिल्स तुम्हारी हैं। याद रखना, जेनेटिक पिल्स का गलत इस्तेमाल मत करना। थैंक यू पॉप, मैं ध्यान रखूंगा, हान ने कहा। इसके बाद पॉप ने कहा, मैं वेटिकन सिटी में एक पार्टी रख रहा हूँ, मैं उसमें तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूँ। आई होप यू कैन मेक इट। पॉप टिफनी की शादी हान से करवाना चाहते हैं और यह पार्टी हान से बात करने के लिए अच्छा मौका हो सकती थी। मैं ज़रूर आऊँगा योर हाइनेस, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, हान ने स्माइल करते हुए कहा। इस वक्त उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो सोच रहा था कि उसने जाकिर की दी हुई मेडिसिन ले ली है, तो फिर उसे अब इन जेनेटिक पिल्स की क्या ज़रूरत है। अहान के ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जीतने और डेविड के मौत की खबर बहुत जल्दी सबको पता चल गई थी। विलियम गैम्बलिंग कंपनी में चेयरमैन की सेक्रेटरी भागते हुए उसके कैबिन में आ रही थी। वह बहुत ज़्यादा हड़बड़ाई हुई थी और परेशान थी, इसलिए वो बिना नॉक किए ही कैबिन में घुस गई। यह देखकर चेयरमैन नाराज हो गया, पर उसने कुछ कहा नहीं। सर द न्यूज़ फ्रॉम वेटिकन इट्स ओवर, ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन इज ओवर एंड इंडियन फाइटर अहान राजादा हैज़ वॉन, ही इज़ द अल्टीमेट चैम्पियन। सेक्रेटरी भागते हुए आई थी, इसलिए हाँफ रही थी। वो अपनी बात अच्छे से बोल नहीं पा रही थी। यह बात सुनकर चेयरमैन अपनी चेयर से खड़ा हो गया और उसकी आंखों में हैरानी साफ नजर आ रही थी। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि कंपटीशन का रिजल्ट यह आएगा। चेयरमैन के पास डार्क काउंसिल से कॉल आया था। तब उन्होंने कहा था कि यह चैंपियनशिप 100% विलियम ही जीतेगा। वो इस गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहा था, पर उसे नहीं पता था कि बैड न्यूज़ उसका इंतज़ार कर रही थी। व्हाट द हेल, डार्क काउंसिल ने तो कहा था कि ये मैच विलियम ही जीतेगा, फिर अहान कैसे जीत गया, चेयरमैन ने कहा। चेयरमैन को कंफ्यूज देखकर सेक्रेटरी ने अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल की और उसे मैच का सारा हाल बताना शुरू किया। पहले की बात अलग थी। पहले विलियम अहान से एक लेवल ऊपर था, पर मैच से जस्ट पहले अहान ने अगले लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया था। इस सिचुएशन में विलियम का जीतना मुश्किल था। विलियम सिर्फ हारा नहीं है, बल्कि जान से भी हाथ धो बैठा है। यह बातें सुनकर चेयरमैन की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने सेक्रेटरी की तरफ देखा और पूछा, क्या जो तुम कह रही हो सच है? सेक्रेटरी ने हाँ में गर्दन हिला दी। इस बात की कंफर्मेशन मिलने के बाद चेयरमैन के चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि हान मैच से पहले एक लेवल ऊपर हो जाएगा। चेयरमैन इस बात को सोचकर बहुत परेशान था, क्योंकि उन्हें अब सबको पे करना पड़ेगा, और उससे भी ज़्यादा परेशानी की बात यह थी कि उसे कंपनी के असली मालिक को जवाब देना होगा। सेक्रेटरी जानती थी कि इस वक्त कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। उसने अपने बॉस से पूछा, सर अब हम क्या करेंगे? चेयरमैन ने कुछ सोचा और कहा, पहले जो कम अमाउंट की बैट्स हैं उन्हें प्रायोरिटी दो, जो लार्ज अमाउंट की बैट्स हैं उनका क्या करना है मैं बाद में बताता हूँ, मेरे मैसेज का इंतज़ार करो। पर सर हम लोगों को क्या जवाब दे जिन्होंने ज़्यादा अमाउंट बैट किया है? सेक्रेटरी ने पूछा। जो भी ठीक लगे वो बोल देना, चेयरमैन ने कहा और सेक्रेटरी को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। यह जितने भी बड़े गैम्बलर्स हैं उन्होंने बहुत अमाउंट लगाया और साथ ही बड़ी फैमिलीज से भी हैं, इन्हें हम क्या जवाब दे सकते हैं? चेयरमैन ने मन में सोचा। अहान के जीत की खबर पूरे इंडिया में भी फैल चुकी थी। जिन्होंने भी अहान पर बहुत पैसा लगाया था वो सब इस वक्त बहुत खुश थे। सब एलीट लोगों का मीटिंग एरिया बहुत लाइवली था और सब अहान और उसकी जीत के बारे में बात कर रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अहान जीत गया है। उसकी इस जीत से हमें भी बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं जानता था अहान ज़रूर जीतेगा। मैंने उन्हें पहले फाइट करते हुए देखा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें और पैसा लगाना चाहिए था। इसके बाद तो हमें कुछ काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हा, हमें जितना मिला है उतने में खुश रहना चाहिए। ज़्यादा पैसा लगाने से हमें नुकसान भी हो सकता था अगर अहान हार जाता तो। हाँ, यह भी सच है, पर इस कंपटीशन में अहान ने जिस तरह से परफॉर्म किया है उसने सिर्फ अपना नाम ही नहीं बल्कि इंडियन मार्शल आर्ट्स का नाम भी ऊंचा कर दिया है। सब इस बात से सहमत थे। अकेले अहान ने सिर्फ इंडियन मार्शल आर्ट्स का ही नहीं बल्कि पूरे मार्शल आर्ट्स का स्ट्रक्चर बदल दिया था। शाम होते होते विलियम गैम्बलिंग कंपनी की मीटिंग भी और हो गई थी। उन्होंने फैसला किया था कि धीरे धीरे वो करके सब पैसे चुका देंगे।
यह बहुत मुश्किल होने वाला था क्योंकि हान पर बहुत सारी बैट्स थी। चेयरमैन जानता था कि उसे बहुत सारे एस्टेट्स बेचने पड़ेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। लंदन के इंपीरियल पैलेस में प्रिंसेस डायना बहुत खुश थी। उसे भी हान की जीत की खबर मिल गई थी। वो दौड़कर अपने फादर के पास गई और एक्साइटेडली उसने कहा, डैड, मैंने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। हान कंपटीशन जीत गया है। अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। किंग मुस्कुराए और उन्होंने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस माय डियर, इस बार शर्त तुम जीत गई हो। इसका मतलब अब आप अपनी बात से मुकरेंगे नहीं और अपनी शर्त भी पूरी करेंगे। डायना ने कहा। वो अभी भी अपने डैड की बातों को लेकर क्लियर नहीं थी। वो अपने सारे डाउट्स क्लियर करना चाहती थी। ओह, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात से मुकर जाऊंगा? तुम्हें तुम्हारे डैड ऐसे तो नहीं लगते? किंग ने कहा। क्या इसका मतलब यह है कि मैं अगर हान से शादी करना चाहूँ तो आप मना नहीं करेंगे? डायना ने पूछा। इस वक्त उसके खुद की दिल की धड़कनें बहुत तेज थी। अचानक से किंग के चेहरे की स्माइल गायब हो गई और उन्होंने सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ कहा, मैं मना नहीं करूँगा, पर तुम्हारा एक बात जान लेना जरूरी है। यह बात सुनकर डायना के चेहरे की भी स्माइल गायब हो गई और उसने उदास होते हुए पूछा, आपके कहने का मतलब क्या है? तुम जब हान को ढूंढने इंडिया गई थी और फिर हान तुमसे मिलने यहाँ आया था, तब तुमने उसके सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की थी, पर क्या हान को उससे कोई फ़र्क पड़ा था? क्या उसने तुम्हारी फीलिंग्स रेसिप्रोकेट की थी? किंग ने सीरियस टोन में कहा। उन्होंने अपनी बेटी का चेहरा देखा और फिर कहा, हान शादीशुदा है, उसकी वाइफ है और भले ही वो ऑर्डिनरी लड़की है, पर वो उसे बहुत प्यार करता है। किंग की बातें सुनकर डायना का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वो इन सब बातों से इनकार करना चाहती थी, पर वो जानती थी कि उसके डैड जो भी कह रहे हैं सब सच है। वो यह बात जानती भी थी, पर बस मानना नहीं चाहती थी। तुम्हारी और हान की शादी होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अपनी वाइफ को लेकर जो उसकी फीलिंग्स है वो तो अलग बात है, पर एक और इम्पोर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती है। रीज़न सुनने के बाद तुम्हारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। किंग ने कहा। एक और इम्पोर्टेंट रीज़न? वो क्या है डैड? डायना ने पूछा। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न यह है कि हान शायद जिंदा ना बचे। हो सकता है कि वो इंडिया पहुंचने से पहले ही मर जाए। किंग ने कहा। यह आप क्या कह रहे हैं? डायना की आंखों में पानी आ गया था। किंग ने एक गहरी सांस ली। वो इस वक्त अहान की सिचुएशन को अच्छे से समझते थे। उन्होंने डायना को समझाया, अहान ने आज तक बहुत लोगों को ऑफेंड किया है। इस कंपटीशन में भी अहान ने बहुत सारे पावरफुल फोर्सेस के सक्सेसर को हराया है। तुम्हें क्या लगता है वो सब अहान से बदला नहीं लेंगे? अगर मैं भी उसकी जगह होता तो जल्द से जल्द अहान को मारने की कोशिश करता। अहान बहुत पावरफुल हो चुका है। अब सारी फोर्सेस साथ में मिलकर अहान को जान से मारेंगी। डायना का चेहरा उदास हो गया। अपने पिता की बातें सुनकर उसने अहान की बहुत चिंता होने लगी। उसे समझ आ गया था कि अहान की जान खतरे में है। डायना पूछना नहीं चाहती थी, पर फिर भी उसने पूछा, डैड, आपको क्या लगता है वो कब अटैक करेंगे? मेरे एनालिसिस के हिसाब से वो आज ही अहान पर अटैक करने की कोशिश करेंगे, किंग ने कहा। डायना चुप हो गई। जो चेहरा अब तक खिलखिला रहा था वो इस वक्त बहुत उदास हो गया था। उसकी आंखों में चमक की जगह अब आंसू थे। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत सारे सवाल चल रहे थे। सूरज ढल चुका था। वेटिकन सिटी में अब शांति थी। इतने दिनों से वहां पर कंपटीशन की वजह से जो चहल पहल थी वो कम हो गई थी। वेटिकन के चर्च में टिफनी इस वक्त बहुत खुश थी। उसने नन से पूछा, कौन सी ड्रेस बेटर है, यह वाली या यह वाली? कंपटीशन ओवर होने के बाद वो एरिना से निकलकर अपने रूम में आ गई थी। रूम में आने के बाद वो फ्रेश हुई, चेहरे पर लाइट मेकअप किया और फिर ड्रेस डिसाइड करने में बिजी हो गई। टिफनी को इस तरह खुश देखकर नन बहुत हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना खुश क्यों थी, पर वो चाहकर भी उससे सवाल नहीं कर सकती थी। नन ने कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, योर मैजेस्टी, यू लुक्स ब्यूटीफुल टुडे, एनीथिंग यू वेयर विल सूट यू। यह सुनकर टिफनी बहुत खुश हो गई। उसने स्माइल करते हुए नन से कहा, थैंक यू, नाउ यू मे लीव। इसके बाद नन ने बाव किया और फिर रूम से बाहर आ गई। टिफनी सोफे पर बैठ गई। वो बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। पार्टी शुरू होने में अभी 1 घंटा बाकी था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसकी एक्साइटमेंट और बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। उसने पॉप से प्रॉमिस किया है कि वो पार्टी में ज़रूर आएगा, मतलब वो ज़रूर आएगा। टिफनी ने मन में कहा। वो पार्टी में जाने के लिए बेताब हो रही थी। होटल रूम में हान और अरमान बैठे थे और अरमान के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। उन्होंने कहा, हान, मुझे लगता है कि तुम्हें आज की पार्टी में नहीं आना चाहिए। पॉप ने तुम्हें वहाँ क्यों बुलाया है?
यह हम में से कोई नहीं जानता है। अभी की जो सिचुएशन है, तुम्हारा बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। सीनियर, मैं जानता हूँ कि आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। आपकी परेशानी की वजह गैरी चांग और माइक है ना, आहान ने कहा। हाँ, वो तुम पर अटैक करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अब तक उन्होंने अटैक नहीं किया है क्योंकि अभी तक अंधेरा नहीं हुआ है और तुम अलायंस के होटल में हो। अगर किसी ने उन्हें तुम पर अटैक करते हुए देख लिया तो फिर अलायंस उन्हें छोड़ेगा नहीं। इसलिए तुम्हारा होटल से निकलना खतरे से खाली नहीं है। जब तक अलायंस के होटल में हो तब तक तुम सेफ रहोगे। अरमान ने हान को सारी सिचुएशन समझाई। होटल में ही रहूं? अगर मैं होटल में ही रहा तो फिर हम एयरपोर्ट कैसे जाएंगे? अहान ने पूछा। वो जानता था कि अरमान जो कह रहे हैं वो सही है। अगर ऐसा ही रहा तो फिर अहान इंडिया के लिए नहीं निकल पाएगा। अगर उसने यह मैटर अच्छे से सॉल्व नहीं किया तो यह लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो किसी भी तरह यह दिखा सकते हैं कि अहान की एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई है और फिर कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। जब अहान सोच रहा था कि उसे इस मैटर को निपटाना ही पड़ेगा, तब अरमान ने कहा, तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से कुछ दिन बाद जाएंगे और अगर तुम यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहते हो तो फिर अलायंस अफसर हिमांशु इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस की टर्म चेंज असेंबली के लिए यहाँ आने ही वाले हैं। हम उनके साथ वापस जा सकते हैं। वो ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर रियाल में एंटर कर चुके हैं। उनके सामने यह गैरी चांग और मार्क में से कोई नहीं टिक पाएगा। अहान ने नोट किया और जैसे ही वो आगे कुछ बोलने वाला था, वहाँ पर जाकिर आ गए। उन्हें देखकर वो चुप हो जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। इसके बाद वो कहता है, जाकिर सर, आप यहाँ, आपको कुछ काम है? अहान, बात यह है कि मैं पहले तुम्हारी सेफ्टी को लेकर परेशान था, लेकिन मैंने ही अरमान से कहा था कि तुम्हें पार्टी में जाने से रोके, पर अब ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, जाकिर ने कहा। अहान और अरमान दोनों को ही समझ नहीं आया था कि जाकिर ऐसा क्यों कह रहे थे। वो दोनों हैरान थे। अहान ने उनसे पूछा, जाकिर सर, आपके कहने का मतलब क्या है? बात ऐसी है कि पोप ने तुम्हें पार्टी में ले जाने के लिए चर्च के फॉर्मर आर्क बिशप हेनरी को भेजा है, जाकिर ने स्माइल करते हुए कहा। आर्क बिशप? अहान हैरान थे। उसने पहले कभी भी आर्क बिशप के बारे में नहीं सुना था, लेकिन जाकिर को देखकर वो समझ गया था कि यह कोई बहुत पावरफुल इंसान है। उनकी स्ट्रेंथ जरूर गैरी चांग और मार्क से ज़्यादा होगी। आर्क बिशप हेनरी का नाम सुनकर अरमान के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उन्होंने कहा, अहान को लेने हेनरी आए हैं? अरमान शॉक थे। जब अरमान और जाकिर यंग थे तब हेनरी चर्च के रिप्रेजेंटेटिव थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से हेनरी के बारे में सुनूंगा, अरमान ने कहा। उसके बाद वो हान की तरफ मुड़े और उन्होंने कहा, हेनरी बहुत पावरफुल थे। वो चर्च के रिप्रेजेंटेटिव थे, पर उन्होंने उन दिनों बहुत लोगों को मारा था, इसलिए वो पोप नहीं बन पाए थे। उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। मुझे तो लगा था कि वो इस दुनिया में ही नहीं होंगे। वो जिंदा है। उनकी चर्च में कोई पोजीशन नहीं है, पर अगर पोप ने उन्हें भेजा है तो ज़रूर चर्च से उनका कोई तो रिश्ता ज़रूर होगा, जाकिर ने कहा। जब जाकिर ने भी हेनरी को देखा तब वो भी शौक हो गए थे। अगर हान को लेने हेनरी आए हैं तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। हेनरी को भेजकर पोप ने दिखा दिया है कि हान का वहाँ होना उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आखिर पोप हान से चाहते क्या हैं? अरमान ने डाउटफुल होते हुए कहा। अगर इतने पावरफुल इंसान मुझे लेने आए हैं तो मुझे वहाँ जाना चाहिए, और पोप मुझे इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं वो तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा, अहान ने कहा। वो यह पार्टी अटेंड करना चाहता था। अरमान और जाकिर ने एक दूसरे की तरफ देखा, पर अहान ने कुछ नहीं कहा। इन दोनों को गाइडेंस में अहान होटल की लॉबी में आया और हेनरी से मिला। हेनरी एक पतला सा ह्यूमन था जिसने ब्लैक कलर का रोब पहना हुआ था। उसके बाल सफ़ेद थे और चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। पहली नज़र में कोई नहीं बता सकता था कि वो बहुत पावरफुल इंसान है। वो बहुत ऑर्डिनरी लग रहे थे। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तब अहान उन्हें देखता ही रह गया। अहान उनकी आंखों में विजडम और टैलेंट साफ साफ देख पा रहा था। तुम महान रायज़ादा हो ना? पोप ने मुझे तुम्हें पिक करने के लिए भेजा है, हेनरी ने स्माइल करते हुए कहा। थैंक यू। अहान हेनरी की तरफ बहुत रिस्पेक्टफुल था। उसके बाद हेनरी ने अरमान और जाकिर को देखा और वहाँ से चला गया। अहान भी हेनरी के पीछे चला गया। अरमान और जाकिर वहीं खड़े रहे। होटल से निकलकर अहान ने देखा कि वहाँ पर 2 कार्स खड़ी थी। चर्च गार्ड के 2 मेंबर्स ड्राइविंग सीट पर बैठे थे और 8 गार्ड्स उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। जब अहान वहाँ पहुँचा तो उन 8 गार्ड्स ने अहान को गुस्से से देखा। आर्थर उनका कैप्टन था और अहान ने उसका हाथ तोड़ दिया था।
यह सोचकर ही उन 8 गार्ड्स को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर क्योंकि पॉप के ऑर्डर्स थे कि हान को सेफ्टी पार्टी में लाना है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते थे। प्लीज़, हेनरी ने हाथ से इशारा करके आहान को कार में बैठने के लिए कहा। थैंक यू, आहान ने कहा। आहान के आगे वाली कार में बैठने के बाद हेनरी पीछे वाली कार में बैठ गया। कार में बैठने से पहले उसने देखा कि गैरी चांग और माइक उसे ही देख रहे थे। उसने उन तीनों को इग्नोर किया और कार में बैठकर चला गया। गैरी ने शौक होकर कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि पोप ने आहान को लेने के लिए हेनरी को भेजा है। इसके यहाँ होते हुए हम आहान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो तीनों होटल के बाहर आहान के निकलने का इंतजार कर रहे थे। वो उसे आज ही मारना चाहते थे, पर क्योंकि उसके साथ हेनरी था इसलिए उनमें कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। वो जानते थे कि हेनरी के होते हुए आहान पर एक खरोच भी नहीं आएगी। चांग काफ़ी देर तक चुप रहा। बहुत सोचने के बाद उसने कहा, मुझे लगता है कि हमें अपना प्लान चेंज कर देना चाहिए। हेनरी के होते हुए हम आहान का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसके अलावा उसे भेजकर पोप ने भी दिखा दिया है कि आहान उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे में हमारा कुछ भी करना सही नहीं होगा। लेट्स अस चेंज अवर प्लान। हाँ, उसके अलावा हम कुछ और भी कर भी नहीं सकते हैं, माइक ने कहा। तीनों ने पहले ही सोच लिया था कि वो आहान को वेटिकन सिटी से जिंदा नहीं जाने देंगे, पर अब उन्हें अपना प्लान चेंज करने की ज़रूरत थी। कुछ देर बाद दोनों कार्स एक पुरानी बिल्डिंग के पास रुकी। पहली कार से हेनरी उतरे और आहान की कार के पास आकर वो आहान से बोले, मिस्टर रायज़ादा, पॉप और मिस टिफ़नी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ से नाइट गार्ड आपको ले जाएंगे। थैंक यू सर, आपको जो तकलीफ़ हुई मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आहान ने बाव करते हुए कहा। आज का डिनर बहुत स्पेशल है। आई एम श्योर आपको बहुत खुशी होगी, हेनरी ने स्माइल करते हुए कहा। आहान हेनरी की बात सुनकर शॉक हो गया। उसे नहीं पता था कि हेनरी क्या बात कर रहे थे। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही हेनरी वहाँ से गायब हो गए। सब देखते ही रह गए। किसी ने भी आज तक किसी को इतना स्पीड में जाते हुए नहीं देखा था। कुछ सेकंड्स बाद नाइट गार्ड ने आहान से कहा, एस्टीम्ड गेस्ट प्लीज़ फॉलो मी। उसने आहान को सैल्यूट किया और अपनी नफरत को बाहर नहीं आने दिया था। लेट्स गो, आहान ने कहा। आहान नाइट गार्ड के पीछे चलने लगा। वहाँ पर हर 5 कदम पर हैविली गार्ड रखा था। आहान बिना किसी एक्सप्रेशन के चल रहा था। तभी उसे कहीं से किलिंग इंटेंट की फीलिंग आई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा है और उसे जान से मारना चाहता है। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई, तब उसे आर्थर नजर आया। वो जानता था कि यह किलिंग इंटेंट आर्थर में से ही आ रहा है। आहान रुका नहीं और आगे बढ़ता गया। आर्थर ने दांत पीसते हुए कहा, आई हेट हिम, और अपने आगे रखी स्टोन टेबल पर जोर से हाथ दे मारा। वो आहान से नफरत करता था। एक तो उसने उसका हाथ तोड़ दिया था, ऊपर से आज पॉप ने उसे वहाँ पर टिफ़नी से शादी की बात करने के लिए बुलाया था। इन रीजंस की वजह से आर्थर को बहुत गुस्सा आ रहा था। एस्टीम्ड गेस्ट, यह बैंक्वेट डिनर है। पॉप और मिस टिफ़नी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, नाइट गार्ड ने कहा। आहान ने उसे थैंक किया और हॉल के अंदर चला गया। जब आहान अंदर घुसा तब उसने देखा कि हॉल ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। रूम के बीच में एक डाइनिंग टेबल था जिसे कैंडल से सजाया गया था। पॉप और टिफ़नी आहान का इंतज़ार ही कर रहे थे। पॉप ने वाइट कलर का लॉन्ग गाउन पहना हुआ था और उनके गले में क्रॉस लटक रहा था। वहीं टिफ़नी ने भी वाइट ड्रेस पहनी थी। दोनों के चेहरे पर एक बहुत प्लीजिंग स्माइल थी। जब आहान उनके पास पहुंचा तब वो दोनों खड़े हो गए। पॉप ने आहान को बैठने का जरूर जेस्चर करते हुए कहा, मिस्टर आहान वेलकम, प्लीज़ हैव अ सीट। टिफ़नी के चेहरे पर भी स्माइल थी और उसने भी कहा, नाइस टू मीट यू मिस्टर आहान, द प्लेजर इज़ ऑल माइन। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, योर मैजेस्टी एंड मिस टिफ़नी, आहान ने स्माइल के साथ कहा। इसके बाद तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। जैसे ही वो लोग बैठे 4 मेड्स खाना सर्व करने लग गई। सबसे पहले एक मेड के उनके लिए वाइन सर्व की। आहान, मुझे इंडिया का कल्चर बहुत अच्छा लगता है। मैं इंडिया के कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ के वाइन कल्चर के बारे में पता है। आप आज के हमारे गेस्ट हैं, इसलिए सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही होगा, पॉप ने वाइन ग्लास उठाते हुए कहा। इसके बाद टिफ़नी और आहान ने भी ग्लास उठाया और वाइन का एक एक सिप लिया। आहान ने कटलरी उठाई और खाना खाना शुरू किया। आहान को फील हो रहा था कि उसके सामने बैठे टिफ़नी उसे देख रही है। आहान, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग द ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन, पॉप ने कहा। थैंक यू, आहान ने पोलाइटली कहा। इसके बाद उसने एक पॉज लिया और कहा, योर मैजेस्टी, आई एम सॉरी, मैंने आपके चर्च के गार्ड कैप्टन को हर्ट किया।
मेरी वजह से आपका हाथ टूट गया। अहान बहुत सॉरी फील कर रहा था। अहान, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह मार्शल आर्ट्स कंपटीशन था। यहाँ पर तो इंजरी होती ही है। अगर ऐसा आप नहीं करते तो शायद कोई और कर देता। ऐसी इंजरी किसी को भी किसी की वजह से हो सकती थी, पोप ने कहा। थैंक यू, अहान ने कहा। वो पोप के रियल इंटेंशंस नहीं जानता था, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज था कि पोप उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे। उसके बाद वहाँ पर थोड़ी देर के लिए शांति हो गई। कुछ देर बाद पोप ने कहा, मिस्टर हान, आपको टिफ़नी कैसी लगती है? यह सवाल सुनकर हान की आंखें बड़ी हो गई। उसने टिफ़नी को देखा और मन में एक अजीब सा थॉट आया, पर उसने उसे इग्नोर कर दिया। अहान ने स्माइल किया और कहा, मिस टिफ़नी का टेम्परामेंट बहुत अच्छा है और वह बहुत खूबसूरत भी है। अहान के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर टिफ़नी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके पेट में मून बटरफ्लाई उड़ने लगी थी और वो यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश थी। ओह रियली, ऐसी बात है? पोप ने अहान से कहा और फिर टिफ़नी की तरफ देखा। इसके बाद फिर से अहान की तरफ देखकर उन्होंने कहा, अगर ऐसी बात है तो क्या शादी करेंगे? टिफ़नी को लेकर अहान के थॉट्स जानने के बाद पोप ने अहान के सामने मैरिज प्रपोजल रखा। पोप की बातें सुनकर टिफ़नी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, पर अहान पर जैसे बिजली गिर गई थी। वो चेयर पर ब्लैंकली बैठा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। कुछ पल बाद अहान ने अपने आप को संभाला और डिसबिलीफ में बॉब से पूछा, योर हाइनेस, आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? अहान को अब तक यकीन नहीं हुआ था कि उन्होंने आज उसे वहाँ पर टिफ़नी से शादी के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। हालांकि जब वो वहाँ आया तब टिफ़नी के एक्सप्रेशंस और बिहेवियर देखकर उसे डाउट हुआ था, पर वो इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था। टिफ़नी का स्टेटस बहुत हाई था। वो चर्च की होली मेडन थी और उसके लिए लड़कों की लाइन लगी हुई थी। टिफ़नी वेटिकन सिटी की स्पोक्सपर्सन थी और इसलिए उसका स्टेटस नोबल और बहुत रिस्पेक्टफुल था। वो मार्शल आर्ट कल्टीवेटर भी थी। उसके अलावा टिफ़नी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वेटिकन सिटी में सब लड़के टिफ़नी को पाना चाहते थे और उसे बहुत पसंद करते थे। सिर्फ वेटिकन सिटी ही नहीं, बल्कि बहुत से बड़े बड़े देशों के लड़के भी टिफ़नी से शादी करना चाहते थे। टिफ़नी की खूबसूरती, टेम्परामेंट और स्टेटस ही ऐसा था कि सब चाहते थे कि उनका नाम टिफ़नी से जुड़ जाए। टिफ़नी हर लिहाज में परफेक्ट थी और अब पोप चाहते थे कि अहान उससे शादी कर ले। ऐसे में अहान को शौक कैसे नहीं लगता? अहान की बात सुनकर पोप के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने सीरियस टोन में अहान से कहा, अहान, तुम्हें क्या लगता है मैं टिफ़नी की शादी जैसी बात को लेकर मजाक करूंगा? अहान स्पीचलेस था। पोप मजाक नहीं कर रहे थे और इस बात को लेकर बहुत सीरियस थे। जब अहान ने काफ़ी देर तक कुछ नहीं कहा तब पोप ने कहा, टिफ़नी ने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब से वो तुम्हें पसंद करती है। उसे एक स्पेशल फीलिंग महसूस होती है। तुम्हारे चैंपियनशिप जीतने के बाद वो तुम्हारी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्टर और लॉयल हो गई। उसने मुझे कल ही बताया कि वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। यह बातें सुनकर टिफ़नी ने अपने टमाटर जैसे लाल हो चुके चेहरे को छुपा लिया और अहान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसके बाद पोप ने अपनी बात कंटिन्यू की, मेरे हिसाब से तुम भी एक बहुत अच्छे लड़के हो। हर तरह से तुम टिफ़नी के लायक हो। इट कैन बी सेड दैट यू टू आर ए मैच मेड इन हेवन। यह सारी बातें पोप ने दिल से बोली थी। उनके हिसाब से अहान एक आउटस्टैंडिंग इंसान था और टिफ़नी के लिए उससे बेहतर और कोई नहीं था। अहान शांत था। उसके दिमाग में यह चल रहा था कि पोप का उन दोनों की शादी करवाने का रीज़न इतना सिंपल नहीं हो सकता था। उसने बहुत सोचने के बाद कहा, योर हाइनेस, आप मेरी मिस टिफ़नी से शादी इसलिए करवाना चाहते हैं ना क्योंकि मैंने ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जीता है? बिल्कुल सही कहा। तुमने यह कंपटीशन जीत कर साबित कर दिया है कि तुम कितने पावरफुल हो। टिफ़नी भी मार्शल आर्ट्स कल्टीवेटर है और बहुत स्ट्रांग भी है। मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी किसी पावरफुल इंसान से हो जो उसे प्रोटेक्ट कर सके, और तुमसे बेटर शूटर मेरी नज़र में कोई नहीं है। पोप ने कहा। वो चाहकर भी इस बात को नकार नहीं सकते थे। पोप ने हान को रियल रीज़न बता दिया था। अहान ने अपने आप को शांत किया और सोचा, यह सब इतना सिंपल नहीं है। पोप को देखकर लग रहा है कि वो मुझे इसके अलावा और कुछ बताना नहीं चाहते हैं। जब अहान को लगा कि पोप उसे और कुछ नहीं बताएंगे तब उसने आगे कुछ नहीं कहा। तो फिर तुमने क्या सोचा है? पोप ने पूछा। अहान अभी भी चुप था। जब अहान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तब उन्होंने फिर से कहा, अगर टिफ़नी से तुम्हारी शादी हो जाती है तो फिर तुम चर्च के दामाद बन जाओगे। तुम अच्छे से जानते हो
कि हमारे चर्च की पूरे वर्ल्ड में क्या पोजीशन है। तुम हमारे चर्च के प्रिंस बन जाओगे और फिर तुम्हें हमारे चर्च को सर्व करना होगा। ऑब्वियसली यह सब हम तुमसे फ्री में नहीं करवाएंगे। हम तुम्हें मार्शल आर्ट, रिसोर्सेज, मेडिसिन्स और बहुत कुछ प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर तुम हमारा रिलीजन एक्सेप्ट कर लोगे तो मैं तुम्हें पॉप की पोजीशन भी पास ऑन कर सकता हूँ। यह सब तभी होगा जब तुम टिफनी से शादी करने के लिए मान जाओगे। अगर तुम टिफनी से शादी नहीं करना चाहते या फिर चर्च का काम नहीं करना चाहते तो फिर मैं भी तुम्हें कोई और बात नहीं बता सकता हूँ, पॉप ने फर्मली कहा। आहान ने एक गहरी सांस ली और कहा, योर मैजेस्टी, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मिस टिफनी परफेक्ट है। इट इज़ माई ऑनर दैट मिस टिफनी चूज मी टू बी हर हस्बैंड। पर ऐसा बहुत कुछ है जो सिर्फ लाइकिंग के बेसिस पर नहीं हो सकता है। आहान ने पहले टिफनी को सिंसियरली प्रेज किया और फिर अपनी टोन को सीरियस करते हुए कहा, थैंक यू पॉप एंड मिस टिफनी फॉर योर गुड इंटेंशंस, पर मैं यह शादी नहीं कर सकता हूँ। व्हाट? आहान की बातें सुनकर टिफनी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसकी जान निकाल दी हो। वो पैनिक करने लगी और आहान को देखने लगी जैसे उसे पूछ रही हो कि उसने ऐसा क्यों कहा। पॉप भी शॉक थे। उन्होंने आहान से पूछा, आहान तुम समझदार हो, तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि तुम क्या बात कर रहे हो। टिफनी से शादी के लिए मना करके तुम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। टिफनी से शादी के बाद तुम्हें अनइमेजिनेबल पावर्स मिलेंगी, दुनिया के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच सकते हो। आई होप यू विल थिंक अगेन एंड चेंज योर आंसर। पॉप को समझ नहीं आ रहा था कि आहान ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस क्यों कर रहा था। उसके हिसाब से आहान के पास यह ऑफर रिजेक्ट करने का कोई रीज़न नहीं था। भले ही आहान टिफनी को पसंद नहीं करता था पर फिर भी वो अपनी पावर्स के लिए टिफनी से शादी कर ही सकता था। आहान ने स्माइल करते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं और मुझे यह भी पता है कि मिस टिफनी से शादी के बाद मुझे बहुत कुछ मिलेगा। मैं यह भी जानता हूँ कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं और चर्च से रिसोर्सेज मिलने के बाद मैं दुनिया में सबसे पावरफुल बन जाऊँगा, पर फिर भी मैं यह शादी नहीं कर सकता हूँ। वो जानता था कि पॉप उससे झूठ नहीं बोल रहे और वो जो चीज़ें उसे देने की बात कर रहे हैं वो सब उसे मिल जाएंगी। टिफनी को भी लग रहा था कि आहान के पास कोई रीज़न नहीं होगा उसे रिजेक्ट करने का, पर फिर भी उसने मना कर दिया। जब टिफनी से नहीं रहा गया तब उसने पूछा, आप मना क्यों कर रहे हैं? क्या मैं आपके लायक नहीं हूँ या फिर आप मुझे पसंद नहीं करते हैं? नहीं नहीं नहीं, उनमें से कोई भी रीज़न नहीं है। मिस टिफनी आप परफेक्ट हैं। मैंने आपको पहले जो भी कहा था वो सब दिल से कहा था। यू आर ए वीमन who makes any man willing to marry and have you as your wife। आहान टिफनी को उदास नहीं करना चाहता था। उसके मन में उसके लिए एक्चुअल में अच्छा इम्प्रेशन भी था। Then why are you refusing to marry me? टिफनी ने पूछा। Because I have a wife। आहान ने कहा। भले ही आहान और शनाया का डाइवोर्स हो चुका था पर आहान अभी भी शनाया को ही अपनी वाइफ मानता था। यह सुनकर दोनों हैरान हो गए। दोनों जानते थे कि आहान शादीशुदा है पर उन्हें यह भी पता था कि उसकी वाइफ एक ऑर्डिनरी लड़की है। टिफनी के हिसाब से भले ही शनाया बहुत सुंदर थी पर वो आहान के लायक नहीं थी। पॉप ने एक गहरी सांस ली और आहान को समझाने की कोशिश की। आहान, हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारी वाइफ है पर फिर भी मैंने यह प्रपोजल रखा। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा और तुम्हारी वाइफ का यूनियन अनफेयर है। वो पास्ट में भी तुम्हारे लिए सही नहीं थी और अब तो तुम इतने पावरफुल हो गए, अब तो वो तुम्हें बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। यू डिजर्व बेटर एंड टिफनी इज़ द राइट चॉइस फॉर यू। आई एम सॉरी योर मैजेस्टी, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। शनाया ने मेरे वर्स्ट फेज में मेरा साथ दिया था तो अब मेरा बेस्ट फेज भी वो डिजर्व करती है। इसके अलावा मैं शनाया से बहुत प्यार करता हूँ। शी गेव हर लाइफ टू मी एंड आई कांट लेट हर डाउन। आहान ने कहा। पॉप के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आहान प्यार के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मना कर देगा। उन्होंने आहान से एक बार फिर पूछा, आर यू श्योर? आहान ने बिना सोचे जवाब दिया, यस आई एम श्योर। जब टिफनी ने यह सुना तब उसका दिल उदास हो गया। अब वो न शर्मा रही थी ना ही नर्वस थी, बल्कि वो डिसअपॉइंटेड थी। पॉप ने आहान से कहा, यंग मैन, आई मस्ट से तुम्हारे रीजन ने मेरी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर दिया है। इतना कहने के बाद पॉप कुछ सोचने लगे और उन्होंने कहा, आहान, मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में एक बार फिर सीरियसली सोच लो। मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि चांग, गैरी और माइक तुम्हें मारना चाहते हैं और वो शायद बाहर तुम्हारा इंतज़ार ही कर रहे हैं
और मौका देकर तुम्हें जान से मार भी देंगे। पर अगर तुम टिफ़नी से शादी कर लो तो चर्च तुम्हारी मदद कर सकता है। पोप ने कहा, तो आप यह कहना चाहते हैं कि अगर मैंने मिस टिफ़नी से शादी के लिए हाँ नहीं की तो मैं यहाँ से सेफली बाहर नहीं जा पाऊंगा? अहान का एक्सप्रेशन सीरियस था और उसकी आंखों में कोल्डनेस थी। नो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। इंडिया और वेटिकन के बीच में हमेशा अच्छा रिश्ता रहा है। कभी कभी हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, पर वो सिर्फ यंगर जनरेशन को ट्रेनिंग देने के लिए हुए हैं। तुम भी मुझे अपना एल्डर मान सकते हो। मैं तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं सोचूंगा, पोप ने कहा और अपनी वाइन ग्लास से एक सिप लिया। उसके बाद उन्होंने कहा, लेट मी टेल यू समथिंग। जब तुम यहाँ आने के लिए होटल से निकले थे तब वो तीनों तुम्हें मारने के लिए तैयार थे, पर उन्होंने तुम पर अटैक नहीं किया क्योंकि तुम्हारे साथ हेनरी था। पर अगर तुम टिफ़नी से शादी करने के लिए मना कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि नहीं है कि तुम चर्च की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तुमने अपने आप को नंबर 1 मान लिया है और तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में क्योंकि हमारे इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नाइट गार्ड को भेज दूंगा। यह बात बोलकर पोप ने एक्सप्रेस कर दिया था कि वो अब अहान के साथ हेनरी को नहीं भेजेंगे। मुझे मेरे एल्डर का सजेशन इतना हार्श क्यों लग रहा है? अहान ने एम्बैरेसिंगली स्माइल करते हुए कहा। अहान को उन तीनों का डर नहीं था, बल्कि उसे डर इस बात का था कि इंडिया और वेटिकन के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो जाए। ट्रूथ इज़ ऑलवेज हार्श। वेटिकन के इंटरफेरेंस के बिना तुम पकड़े जाओगे और फिर क्या होगा यह मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, पोप ने कहा। अहान ने सॉफ्टली साय किया। क्या अहान इंडिया और वेटिकन के बीच रिश्तों को बराबर रखने के लिए कुछ करेगा? अपने ऊपर मंडराते खतरे के बारे में सुनने के बाद भी अहान अपने डिसीजन को लेकर टस से मस नहीं होता। थैंक यू फॉर योर काइंड इंटेंशंस पोप। अब देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए। अगर मौका मिला तो मैं आपसे फिर ज़रूर मिलूंगा, अहान ने सॉफ्टली कहा। उसके बाद वो मुड़ा और वहाँ से निकलने लगा। पोप ने अहान को लास्ट टाइम रोकने की कोशिश की और कहा, यंग मैन, क्या तुम जानते हो तुम इस रिश्ते को मना करके क्या खोने वाले हो? एक सुंदर लड़की और हजारों लोगों के ऊपर की पावर और दुनिया में बेस्ट और सबसे पावरफुल बनने का मौका। अहान ने इन सब बातों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और बिना अपना सिर पीछे घुमाए पोप की बातों को अनसुनी करके चला गया। जब अहान हॉल से बाहर चला गया तब टिफ़नी ने कहा, यह इतना इरेशनल डिसीजन कैसे ले सकता है? जिसे ऐसी सिचुएशन को जज करना नहीं आता है, वो इस लेवल पर कैसे पहुंच सकता है? टिफ़नी बहुत डिसअपॉइंटेड थी। जब उसने हान को देखा तब उसने सोचा था कि हान बहुत मैच्योर और वाइज इंसान है, पर हान के अभी के डिसीजन से उसकी सोच को गलत साबित कर दिया था। टिफ़नी बहुत डिसअपॉइंटेड थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो गुस्से में जलने वाली थी। टिफ़नी अपने बहुत हाई स्टेटस की वजह से बहुत फेमस थी। बहुत लड़के उससे शादी करना चाहते थे, पर उसने किसी को भी भाव नहीं दिया था। अपने हर शूटर को हमेशा रिजेक्ट किया था। टिफ़नी ने पहली बार किसी को सामने कहा था कि वो उसे लाइक करती है और उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इस वक्त टिफ़नी के दिल में हलचल मची हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे पूरा विश्वास था कि अहान ही उसका पति होगा, पर अहान ने उसे यह बोलकर मना कर दिया था कि वो अपनी वाइफ से प्यार करता है। टिफ़नी ने मन में सोचना शुरू किया, क्या मैं उसकी वाइफ जितनी अच्छी नहीं हूँ? टिफ़नी को बहुत जेलसी हुई। यह फीमेल नेचर ही था कि जब उन्हें कोई लड़का किसी और लड़की की वजह से रिजेक्ट करता है तो उसे उस लड़की से जलन जरूर होती है। टिफ़नी को इतना हैरान और परेशान देखकर पोप ने कहा, टिफ़नी तुम गलत बोल रही हो। अहान स्टूपिड नहीं है, बल्कि उसकी इस क्वालिटी की वजह से ही सब उसे एडमायर करते हैं। टिफ़नी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने अपने मन में सोचा, मैं कुछ भी करके तुम्हारा दिल जीतूंगी और तुम मुझसे शादी करना चाहोगे। आई विल मेक इट हैपन। अहान की बात टिफ़नी के दिमाग में छप गई थी और अब वो किसी भी तरह अहान का दिल जीतना चाहती थी। कुछ देर बाद टिफ़नी ने पोप से पूछा, आपने कहा था कि अहान को मारने के लिए कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में वो वेटिकन सिटी छोड़कर कैसे जाएगा? इसका जवाब तो सिर्फ उसके पास है, पोप ने उस डायरेक्शन में देखते हुए कहा जहाँ से अहान गया था। जब अहान हॉल से बाहर निकला तब उसने देखा कि कार्स अभी भी वहीं पर पार्क थी। नाइट भागता हुआ अहान के पास आया और उसने कहा, मिस्टर हान, कार अभी भी वहीं पर वेट कर रही हैं, आपको कहाँ जाना है मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अहान ने कुछ सोचा और फिर कहा, मैंने पोप और मिस टिफ़नी के साथ बातों में कुछ ज़्यादा ही खा लिया है। मैं होटल तक वॉक करके जाना चाहता हूँ ताकि मैं खाना डाइजेस्ट कर सकूँ।
आहान अपने पेट पर हाथ फेर रहा था जैसे उसने बहुत खा लिया हो। इसके बाद आहान ने कहा, पर क्या मैं आपको एक तकलीफ दे सकता हूँ? मैं यहाँ जल्दी जल्दी में आया था, इसलिए पॉप और मिस टिफनी के लिए प्रेजेंट लाना भूल गया। क्या आप यह कार यूज़ करके मेरे लिए गिफ्ट लाकर कार को वापस होटल में पहुँचवा सकते हैं? नाइट को पहले तो बहुत हैरानी हुई, उसे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, पर क्योंकि हान पॉप का रिस्पेक्टेड गेस्ट था इसलिए उसने कहा, नो प्रॉब्लम मिस्टर हान, मैं आपका यह काम ज़रूर करूँगा। उसके बाद हान ने नाइट गार्ड को थैंक यू बोला और वहाँ से चला गया। उसे इतना स्पीड में जाते देख नाइट किंग एक पल के लिए खो गया। जब वो वापस होश में आया था तब उसने देखा कि एक पल में ही आहान बहुत दूर चला गया था। उसके बाद नाइट गार्ड ने वैसा नहीं किया जैसा आहान ने उसे बोला था, बल्कि उसने यह सारी बातें अपने सीनियर को बता दी। इस वक्त आहान अपनी मूवमेंट तकनीक यूज़ करते हुए छिपते छिपाते वेटिकन सिटी की पुरानी बिल्डिंग्स के बीच में से गुजर रहा था। धीरे धीरे वो उछलता कूदता एक बिल्डिंग के ऊपर पहुंच गया। आहान एक मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए उसके लिए यह बिल्कुल मुश्किल नहीं था। आहान तुरंत होटल की तरफ नहीं गया, बल्कि वो कार के होटल की तरफ जाने का इंतज़ार करने लगा। यह कार आहान के दुश्मनों के लिए डिस्ट्रैक्शन थी। वो जानता था कि अगर उसने सीधा यहाँ से निकलने की कोशिश की तो वो तीनों आहान को ढूंढेंगे और उसे जान से मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो कार की मदद से अपने आप को बचा रहा था। जब उसने देखा कि कार वहाँ से चली गई है और होटल की तरफ जा रही है, तब आहान भी रात के अंधेरे में गायब हो गया। नाउ इज़ द टाइम, आहान ने मन में कहा। चर्च आने से पहले आहान ने वेटिकन सिटी का मैप अच्छे से देख लिया था। वो जानता था कि कहाँ पर एंट्रेंसेस हैं और कहाँ पर एग्जिट्स हैं। वेटिकन और रोम के बीच में उसने एक ऐसी जगह ढूंढ ली थी जहाँ से वो सेफली अपने होटल पहुँच सकता था। कुछ देर में हान रोम और वेटिकन सिटी के बीच के एंशियंट एरिया में आया जहाँ पर एक बड़ी सी दीवार थी। उसने वो दीवार जैसे ही क्रॉस की वो एक बहुत लाइवली मार्केट में पहुँच गया। यहाँ उसे किसी से खतरा नहीं था, पर अचानक से उसे किसी पावरफुल फोर्सेस के वहाँ पर होने का एहसास हुआ। आहान ने इधर उधर देखा पर उसे कोई नहीं नजर आया। उसने मन में सोचा, यहाँ पर कोई है या सिर्फ मेरा वहम है। इसके बाद आहान को वो पावर फील होना बंद हो गई और उसने खुद से कहा, शायद मेरा वहम ही था। उसने मार्केट के बीच में से निकलकर एक टैक्सी ली और उसे वेटिकन होटल चलने के लिए कहा। आधे घंटे में आहान अपने होटल पहुंच गया। उसने आसपास देखा, जब उसे कोई नहीं नजर आया तब उसने चैन की सांस ली। आहान का भी दिल डर की वजह से जोरों से धड़क रहा था, पर अब वो शांत हो गया था। आहान अब सेफ था, पर फिर भी उसके दिल में डाउट था कि सब कुछ इतना स्मूथली कैसे हो गया। सब कुछ बिल्कुल वैसा हुआ था जैसा उसने सोचा था। ऐसा होने के चांसेस बहुत कम थे, पर फिर भी ऐसा हो गया था। आहान अपने रूम में जाने से पहले अपने अरमान के पास गया। उसने जब दरवाजे पर नॉक किया तब जाकिर ने दरवाज़ा खोला। आहान तुरंत अंदर गया और उसने अरमान और जाकिर को सारी बातें बता दी। यह सब बातें सुनकर जाकिर ने कहा, पॉप ग्रेट है। वो तुम्हें सिर्फ टिफनी के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि फ्यूचर में तुम्हें पॉप बनाने की भी बात कह रहे हैं। दिस प्रूव्स दैट यू आर द हीरो इन हिज आइज। इसके बाद जाकिर ने कुछ सोचा और कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पॉप क्या प्लान कर रहे हैं। आहान, यू हैव टू बी केयरफुल। एग्जैक्टली, जाकिर जो कह रहे हैं वो सही है। अरमान की यह बात सुनकर जाकिर ने कहा, वो यहाँ इजीली पहुँचा या नहीं, यह बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि वो यहाँ सेफली पहुँच गया। वैसे भी कल अलायंस लीडर हिमांशु आने वाले हैं। एक बार वो यहाँ पर आ जाएं, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। हिमांशु का नाम सुनकर अरमान उदास हो गए, पर फिर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। हिमांशु वो नाम था जिससे सब डरते थे। आहान भी इस वक्त बहुत अनईजी फील कर रहा था और उसे इसका कारण भी समझ नहीं आ रहा था। इस वक्त वो एक गहरी सोच में डूब गया था। वेटिकन सिटी चर्च में पॉप और हेनरी आपस में बात कर रहे थे। हेनरी ने पॉप को आहान के प्लान के बारे में सब कुछ बताया। पॉप हंसने लगे और उन्होंने कहा, व्हाट ए स्मार्ट एंड क्लेवर गाय। हेनरी, आपको इस मैटर के बारे में क्या लगता है? पॉप, टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि आहान बहुत स्मार्ट है। उसे सही जगह, सही टाइम और सही लोग कंबाइन करके अपने मोमेंटम को सेट करना अच्छे से आता है। उसे पता था कि वो तीनों चर्च के आसपास उसे कुछ नहीं करेंगे। उसने कार की मदद से पहले उन तीनों को गुमराह किया और खुद सिटी बॉर्डर पर पहुंच गया। उसने बहुत स्मार्टली टाइम डिफरेंस क्रिएट किया और होटल पहुंच गया। हेनरी ने कहा। इसके बाद वो रुक गए और फिर कुछ सोचने के बाद उन्होंने कहा, पर मुझे लगता है कि उन तीनों ने जानबूझकर आहान पर अटैक नहीं किया। कार के एक साइड से साफ पता चल रहा था कि आहान उसमें नहीं है।
वो तीनों हान से नफरत करते हैं। हान जैसे ही होटल से बाहर निकलेगा वो तीनों उसे जान से मारने की कोशिश जरूर करेंगे। मुझे डर है कि वो तुरंत ही हान की जान ले लेंगे, पोप ने कहा। पर फिर उन्होंने अभी अटैक क्यों नहीं किया, पोप ने सोचा। हेनरी को भी इस सवाल का जवाब नहीं पता था, इसलिए उसने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी। अचानक से पोप ने कुछ सोचा और कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें पता चल गया है हिमांशु आने वाला है, या फिर शायद आ गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हिमांशु कभी भी अपने ट्रेल्स के बारे में बताते नहीं हैं, इसलिए उनके आने की खबर किसी को नहीं पता हो सकती है, हेनरी ने कहा। तो फिर क्या अगस्तस आ गया है, पोप ने दूसरा अंदाजा लगाया। अगस्टस मतलब तूफान। अगर वो आ भी गया है तब भी उन तीनों के पास अटैक न करने का कोई रीज़न नहीं है। विलियम अगस्टस का स्टूडेंट था और अहान ने ही उसे जान से मारा है। मेरे हिसाब से उन तीनों को ऑगस्टस के साथ मिलकर अहान पर अटैक करना चाहिए था, हेनरी ने कहा। तुम्हारी बात भी सही है। फिर तो जो एक बात सबसे ज़्यादा सेंस बनती है वो यह है कि उन्हें पता चल गया था कि तुम सीक्रेटली अहान का पीछा कर रहे थे, पोप ने कहा। हाँ, यह रीज़न हो सकता है। वो तीनों भी मेरी तरह ट्रांसफॉर्मेशन रियाल में हैं। अंधेरे में भी उन्हें यह जानने में देर नहीं लगेगी कि मैं हान को सीक्रेटली फॉलो कर रहा था, हेनरी ने कहा। कुछ देर शांत रहने के बाद हेनरी ने पूछा, योर मैजेस्टी, आपने मुझे सीक्रेटली हान का पीछा करने के लिए क्यों कहा था? उसने तो आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अहान पोप को मना करने के बाद वहाँ से निकल जाता है। वो अपने दुश्मनों को ट्रिक करके रोम से अपने होटल सेफली पहुँच जाता है। अरमान बेचैन होता है क्योंकि ये सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया था। पोप और हेनरी आपस में बात कर रहे होते हैं। हेनरी पूछता है कि पोप ने उसे अहान को सीक्रेटली फॉलो करने के लिए क्यों कहा था। हेनरी की बात सुनकर पोप ने स्माइल किया और कहा, इसके 3 रीजंस हैं। पहला कारण हिमांशु है। अहान हमारा गेस्ट है। अगर उसे वेटिकन सिटी में कुछ हो गया तो हम इंडियन मार्शल आर्ट्स को क्या जवाब देंगे? अहान को अगर खरोच भी आई तो हिमांशु तूफान ले आएगा और हम में से कोई उसे लड़ नहीं पाएगा, और हम इंडियन मार्शल आर्ट्स को ऑफेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा रीजन है टिफनी। टिफनी अहान को बहुत पसंद करती हैं। भले ही अहान ने मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, पर फिर भी उसके चेहरे पर मुझे फिक्र नजर आ रही थी। अहान यंग है, आगे जाकर वो बहुत फेमस होगा और शायद मार्शल आर्ट्स को लीड भी करेगा। और तीसरा रीजन, बोलते बोलते पॉप रुक गए। उन्होंने कुछ सोचा और फिर कहा, तीसरा रीजन है ऑगस्टस। जितना मैं जानता हूँ अहान और अगस्टस के बीच में फाइट जरूर होगी। मैं हान की अगस्टस को मारने में मदद करना चाहता हूँ, पर साथ ही मैं यह नहीं चाहता कि हमारे दुश्मन बढ़ जाएं। यह तीनों रीजन सुनने के बाद हेनरी ने कुछ नहीं कहा और बस रिस्पेक्टफुली बाव करके वहाँ से चला गया। पोप कुछ देर सोच में डूबे रहे और फिर वो भी दूसरे कामों में लग गए। होटल रूम में चांग, गैरी और माइक निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक से चांग ने कहा, मैं इसके बारे में बहुत वक्त से सोच रहा हूँ, पर फिर भी मुझे लग रहा है कि यह इनएप्रोप्रिएट है। उसकी यह बात बाकी दोनों को समझ नहीं आई। माइक ने पूछा, क्या हुआ? तुम क्या बात कर रहे हो? दरअसल बात यह थी, जब इन तीनों को पता चला था कि अहान को पोप ने बुलाया है तब उन्हें समझ आ गया था कि अहान और चर्च के रिश्ते अच्छे हैं। उन्होंने तुरंत डार्क काउंसिल को कॉल किया। उन्होंने जिससे कांटेक्ट किया था वो कोई और नहीं बल्कि अगस्तस का राइट हैंड जूलियस था। जूलियस ने इन तीनों को कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं की, बल्कि इन्हें वार्न कर दिया था कि वो कुछ भी उल्टा सीधा ना करें। अगस्टस सर ने मुझे तुम लोगों से उनके बिहाफ पर बात करने के लिए कहा। जूलियस ने कहा, हम लोग तुम्हारे और अहान के बीच की फाइट में नहीं पड़ेंगे। अगर अहान को कुछ भी हो गया तो इसका मतलब यह होगा कि हम वेटिकन के चर्च के अगेंस्ट जा रहे हैं। डार्क काउंसिल चर्च से डरता नहीं है, पर वो बिना मतलब दुश्मनी बढ़ाना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात, अहान ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन का विनर है जो इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स अलायंस करवाती है। इस बार इंडिया का हिमांशु इंटरनेशनल अलायंस का इंचार्ज बन सकता है।
और हिमांशु कौन है यह तो सब जानते हैं। तीसरी बात, अहान ने इस बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और अगर उसे कुछ भी हो गया तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे हम सब जानते हैं। अगर तुम लोग इनमें से किसी को भी ऑफेंड कर सकते हो तो अहान पर अटैक कर दो, जूलियस ने कहा। इससे पहले तीनों में से कोई कुछ बोल पाता जूलियस ने फ़ोन रख दिया। चांग इसी कन्वर्सेशन के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगस्तस हमारा साथ देने से मना क्यों कर रहा है। उसके बिना हम अहान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और चर्च भी उसे सपोर्ट कर रहा है, चांग ने कहा। एग्जैक्टली, अगस्टस का स्टूडेंट्स विलियम भी अहान की वजह से ही मरा है। उसे तो खुद अहान को मारने का प्लान बनाना चाहिए, फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, माइक ने कहा। इन सब बातों के बारे में अब बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। हम अहान पर अटैक करने का और उसे मारने का मौका खो चुके हैं। हमें निकलना चाहिए और अपनी जान बचानी चाहिए। कल हिमांशु के आने के बाद हम बच नहीं पाएंगे, गैरी ने कहा। तीनों के चेहरे उदास थे। चांग ने कहा, अभी तो हम जा रहे हैं पर जल्दी ही मौका मिलने पर अहान की जान ले लेंगे। अननोन आइलैंड में कुछ गार्ड्स एक केव की तरफ जा रहे थे। इस गार्ड के ग्रुप को जूलियस लीड कर रहा था। यह केव अगस्टस के मेडिटेट और ट्रेनिंग करने की स्पेशल जगह थी। उसे यह जगह बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए उसने उसे डार्क काउंसिल का ऑफिस भी बना लिया था। अब जूलियस और गार्ड्स वहां पहुंचे तो केव का डोर खुला और अगस्टस बाहर निकला। अगस्टस का ऑरा बहुत ज़्यादा इंटिमिडिएटिंग था, पर उसके चेहरे पर एक पीसफुल एक्सप्रेशन भी था। जूलियस के चेहरे पर चिंता नजर आ रही थी। दरअसल अगस्टस अचानक के अगले रियाल में पहुंचने के लिए सिक्लूजन में चला गया था। इस वजह से वो बहुत वायलेंट हो गया था। अगस्टस ने जूलियस का एक्सप्रेशन देख लिया था, इसलिए उसने उससे कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तुम जो मेडिसिन भेजी थी मुझे उससे बहुत फर्क पड़ा है। अगस्टस को मेडिसिन की वजह से बहुत फ़ायदा हुआ था और वह वहाँ पहुँच गया था जहाँ पर बहुत से लोग पहुँचना चाहते थे। वो डीएटी रिलाम में एंटर कर चुका था। जब अगस्टस से जूलियस को तसल्ली मिल गई तब उसने चैन की सांस ली, मानो उसके दिल का बोझ कम हो गया हो। जूलियस, वो तीनों मेरी बात मान गए हैं ना, अगस्टस ने पूछा। यस बॉस, उन तीनों ने अहान पर अटैक करने का प्लान ड्रॉप कर दिया है और वो लोग वहाँ से निकल गए हैं, जूलियस ने कहा। ग्रेट, अच्छा हुआ तीनों ने रेकलेसली रिएक्ट नहीं किया। हमें चर्च से डर नहीं लगता, पर इस वक्त हमारे एक्सपेरिमेंट की वजह से हम इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स अलायंस की नज़र में नहीं आ सकते। अगर अहान पर अटैक हो जाता तो फिर सबसे पहले हम पर इंक्वायरी होती। हमारा बायोलॉजिकल जेनेटिक एक्सपेरिमेंट अपने फाइनल स्टेज पर है, अब हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, अगस्टस ने कहा। मैं जानता हूँ बॉस, यह बहुत क्रूशियल मोमेंट है। अगर इस बीच अहान का कुछ हो गया तो अलायंस और हिमांशु आप पर अटैक करेंगे और आपके डीएटी रिलाम में पहुंचने में अड़चन आ सकती है, जूलियस ने कहा। अगस्टस ने जूलियस को स्माइल करते हुए देखा और कहा, तुम्हारा एनालिसिस बहुत सही है। आई एम सो प्राउड ऑफ द वर्क यू डू जूलियस। यू नेवर लेट मी डाउन एंड ऑलवेज प्रूव व्हाई यू डिजर्व टू बी कॉल्ड एज द माइंड ऑफ डार्क काउंसिल। बॉस, यू आर फ्लैटरिंग मी। अपने बॉस की बात सुनकर जूलियस बहुत खुश था। इस बार मेरी किस्मत अच्छी थी, इसलिए मैं अपने वायलेंस की वजह से डीएटी रिलाम के बहुत नज़दीक पहुंच गया। अब मैं सिक्लूजन में ही रहकर ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ, अगस्टस ने कहा। अगस्टस बहुत एक्साइटेड था और थोड़ी देर जूलियस से बात करने के बाद उसने सीरियस टोन में कहा, जूलियस, अब मेरी दो बातें सुनो। यस बॉस, प्लीज़ बोलिए। आपका हर कमांड मैं पूरा करूँगा, जूलियस ने अगस्टस के सामने बॉव करते हुए कहा। पहली बात, हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे एक छोटा मोटा वार हो जाए और हम अपनी मेडिसिन को टेस्ट कर पाए। हम उस मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट करेंगे, तभी हमें उसके सक्सेस के बारे में पता चलेगा। दूसरी बात, हमें वेटिकन सिटी के बारे में कुछ नहीं पता चला है। हमारे जो भी स्पाइस वहाँ गए हैं वो हमें ज़्यादा कुछ बता नहीं पाए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आर्थर को कॉन्फिडेंस में लो और वेटिकन चर्च के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाओ, अगस्टस ने कहा। जूलियस ने कुछ सोचा और कहा, बॉस, पहला काम तो करना आसान है। हम गवर्नमेंट में क्लासेस करवा देंगे, जिसकी वजह से छोटे मनमेड फाइट तो हो ही जाएगी। इसमें हम अपनी जेनेटिक मेडिसिन टेस्ट कर सकते हैं, पर जहाँ तक बात दूसरे काम की है तो यह करना मुश्किल है। आर्थर की चर्च में पोजीशन बहुत हाई है, मुझे नहीं लगता कि वो मान जाएगा। अहान ने उसका हाथ तोड़ा था ना, तो अगर हमें उसे कहेंगे कि वो हमारी मदद करेगा
तो जेनेटिक मेडिसिन की मदद से हम उसका हाथ ठीक कर देंगे और साथ ही उसके आर्म्स और भी स्ट्रांग हो जाएंगे। अगस्टस ने कहा। ग्रेट, मैं समझ गया मुझे क्या करना है, जूलियस ने कहा। अगस्टस की आंखों में चमक थी। वो अब बस ब्रेक थ्रू करना चाहता था, क्योंकि यह करने के बाद उसके पावर्स बहुत बढ़ जाएंगे और वो दुनिया में सबसे पावरफुल हो जाएगा। अगले दिन सुबह करीब 9 बजे जो प्लेन इंडिया से उड़ा था वो रोम में लैंड हुआ। हिमांशु, जिन्होंने वाइट फाइटिंग सूट पहना था, वो सबसे क्राउड में से बाहर आ रहे थे। बाहर वेटिंग हॉल में जाकिर, मार्क और हेनरी उनका इंतजार कर रहे थे। मार्क वहां पर इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस की तरफ से आया था और हेनरी वहां पर होली चर्च की तरफ से आया था। प्रेसिडेंट हिमांशु, जाकिर और मार्क दोनों ने एक साथ कहा और हिमांशु को ग्रीट किया। उसके बाद हेनरी ने कहा, वेलकम टू वेटिकन मिस्टर हिमांशु। उनके चेहरे पर स्माइल थी और उन्होंने बहुत सिंसियरली कहा, मिस्टर मार्क, मिस्टर हेनरी, लॉन्ग टाइम नो सी। हिमांशु ने कहा। यह सीन बहुत हारमोनियस था। उसके बाद हेनरी ने कहा, मिस्टर हिमांशु, आपकी स्ट्रेंथ लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिला था तब से ज़्यादा बढ़ गई है। आप शायद लीजेंडरी रियाल में पहुंच गए हैं। साइड में खड़ा मार्क भी हिमांशु को ही जज कर रहा था। वो सरप्राइज था कि 50 साल की उम्र से ऊपर होने के बाद भी उनके बाल सफ़ेद नहीं थे। स्किन क्लियर और यंग लग रही थी और उनकी आंखों में वाइगोर और ब्रेवरी साफ नजर आ रही थी। उसे जिस बात से सबसे ज़्यादा हैरानी हो रही थी वो यह थी कि उनका क्यूआई और ब्लड फ्लो बहुत कंट्रोल्ड और बैलेंस्ड था। हेनरी की बात सुनकर हिमांशु ने स्माइल करते हुए ना में गर्दन हिलाई और कहा, गॉडली स्टेट। लोगों को इसके बारे में बहुत बाद में पता चला। हमारे एंशियंट हिस्ट्री में भी इसका ज़्यादा जिक्र नहीं है। इसको क्रॉस करने का कोई सही रास्ता भी नहीं है। हिमांशु बहुत साल पहले ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर पहुंच गया था, पर उसके बाद डीएटी रिलान में जाने का उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था। यह क्रूशियल स्टेप वो इतने सालों से ले नहीं पाए थे। इसके बाद वो सब वहाँ से निकलकर पार्किंग एरिया में आ गए। वहाँ पर कार उनका इंतज़ार कर रही थी। कार में बैठने के बाद हिमांशु ने पूछा, जाकिर, क्या हान अभी भी वेटिकन होटल में ही है? यह सुनकर मार्क और हेनरी थोड़ा शॉक हो गए। वो जानते थे कि अब हिमांशु हान से मिलने जाएंगे। यस, हान इस वक्त वेटिकन होटल में ही है, जाकिर ने कहा। मिस्टर मार्क, कैन आई ट्रबल यू टू टेक मी टू द वेटिकन होटल फर्स्ट? हिमांशु ने पूछा। उसके बाद उन्होंने हेनरी से कहा, प्लीज़ मुझे पहले होटल जाने दीजिए। मुझे हान से कुछ ज़रूरी बात करनी है। एक बार उससे बात हो जाए फिर मैं चर्च आ जाऊँगा। जब हेनरी ने इशारे से कह दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब मार्क ने भी कह दिया, नो प्रॉब्लम मिस्टर हिमांशु। इस बार इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस की जो टर्म चेंज मीटिंग होने वाली थी उसे हिमांशु लीड करने वाले थे और मार्क वहां उन्हें अलायंस की तरफ से रिसीव करने आया था, इसलिए वो उन्हें मना नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद वो लोग होटल पहुंचे और हान के रूम के सामने खड़े थे। तब हिमांशु ने कहा, जाकिर, मैं हान से अकेले में बात करना चाहता हूँ। ओके हिमांशु सर, जाकिर ने कहा और वहां से चले गए। वो मन में सोच रहे थे कि हान में कुछ तो बात है जो अलायंस लीडर हिमांशु उससे अकेले में बात करना चाहते हैं। मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जीत कर हान ने अपना स्टेटस बहुत हाई कर लिया है। जब जाकिर वहां से चले गए तब हिमांशु ने हान का डोर नॉक किया। हान ने जब डोर खोला तब उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। हिमांशु को देखने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया। दोनों आमने सामने खड़े थे और एक दूसरे को देख रहे थे। हिमांशु भी हान को ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। दोनों के मन में सेम बातें ही चल रही थी। दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत सुना था पर मिल पहली बार रहे थे। तो ये हैं अलायंस लीडर हिमांशु, जिनके बारे में जाकिर सर और अरमान सर बात कर रहे थे। नो डाउट वो दोनों इनकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे? इनके ओरा में ही कोई जादू है, अहान ने मन में सोचा। व्हाट एन एक्सीलेंट टेम्परामेंट। ही डिजर्व्स टू विन द कंपटीशन एंड बी द नंबर 1 इन द एंटायर यंगर जनरेशन, हिमांशु ने अहान के लिए मन में सोचा। आउट ऑफ रिस्पेक्ट अहान ने पहले ही हिमांशु को ग्रीट किया। हेलो हिमांशु सर, प्लीज़ अंदर आइए। ये बोलकर उसने हाथ से जेस्चर करके उन्हें रूम में इनवाइट किया। एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, यू आर ए हम्बल हीरो यंग मैन, यू विल हैव ग्रेट अचीवमेंट्स इन द फ्यूचर, हिमांशु ने अहान की तारीफ की। अहान मुस्कुराया और उसने हिमांशु को चाय सर्व करते हुए कहा, सर प्लीज़ हैव सम टी। आप ट्रैवल करके आए हैं, थक गए होंगे। यस थैंक यू, हिमांशु ने कहा और कप से एक सिप ले लिया। अहान, पोप मेरा चर्च में इंतज़ार कर रहे हैं। तुमसे मिलने के अलावा मुझे तुमसे 2 इम्पोर्टेंट बातें भी करनी है,
हिमांशु ने ज़्यादा वक्त जाया नहीं किया और सीधा मुद्दे की बात की। अहान उनके सामने बैठा था और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। उसने कहा, यस सर प्लीज़। पहली बात, इंडियन अलायंस का हमेशा से ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन पर पूरा ध्यान था, ये तुम जानते ही हो। तुम्हारा परफॉर्मेंस परफेक्ट था और तुम्हें बहुत रिकग्निशन भी मिला है। तुमने इंडियन मार्शल आर्ट्स का नाम रोशन किया है। इतना ही नहीं, कई सालों से हमारा कोई आर्टिस्ट टॉप 8 में भी नहीं पहुंच पा रहा था, पर तुमने वो डिस्ग्रेस भी मिटा दिया और ये टूर्नामेंट जीत गए। इंडियन मार्शल आर्ट्स इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू। ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर इंडियन मार्शल आर्ट्स आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू, हिमांशु ने कहा और खड़े होकर अहान के सामने झुके। ये देखकर अहान हड़बड़ा गया और तुरंत अपनी चेयर से खड़ा हो गया और बोला, हिमांशु सर, ये आप क्या कर रहे हैं? कोई भी मार्शल आर्टिस्ट आता तो ऐसे ही परफॉर्म करता। हम सब के लिए हमारी जान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडियन मार्शल आर्ट्स और इंडिया है। अहान ने भी बाव किया और हिमांशु के जेस्चर की रिस्पेक्ट की। हिमांशु अहान से बहुत इम्प्रेस हो गए थे। उन्होंने कहा, गुड गुड गुड। ये बोलकर उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया था कि वो अहान से कितना सेटिस्फाइड थे। दूसरी बात, ये जीत तुम्हारी पर्सनल जीत भी है। तुमने बहुत सारे जीनियस को हराया है। यू कैन बी प्राउड ऑफ इट। ये बोल हिमांशु फिर रुक गए। इसके बाद उन्होंने कहा, पर अहान, इस जीत के साथ तुम्हारे दुश्मन भी बढ़ गए हैं। तुम सबकी नज़र में आ गए हो। अब चाहे तुम्हारे पुराने दुश्मन हो या नए, सब तुमसे छुटकारा पाना चाहेंगे। वो हर कीमत पर तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे, हिमांशु ने कहा। अहान ये बात अच्छे से जानता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और बस सर हिलाने लगा। कल ही वो तीनों उस पर अटैक करना चाहते थे और अब कितने दुश्मन और हैं ये बात वो जानता ही नहीं था। तुम्हें डर लग रहा है? हिमांशु ने पूछा। मैं क्यों किसी से डरूंगा, अहान ने कहा। ये सुन हिमांशु स्पीचलेस हो गए। उन्होंने एक पल के लिए अहान को देखा पर कुछ कह नहीं पाए। हिमांशु को ऐसे देखकर अहान ने कहा, सर, मैंने लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं। बचपन से ही मैं बस लड़ता आया हूँ और अपनी प्रॉब्लम से खुद डील करता आया हूँ। मैंने इतने सालों में एक बात तो सीख ली है कि जब तक आप खुद नहीं डरते, आपको दूसरा कोई डरा नहीं सकता। इंसान का कॉन्फिडेंस उसे हर सिचुएशन से डील करवा ही देता है। वी कैन ऑलवेज क्रिएट अ वे टू सर्वाइव। डरे हुए इंसान को हमेशा दूसरा डराना ही चाहता है। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हिमांशु ने कहा। तुम्हारी मेंटलिटी भी बहुत स्ट्रांग है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि खतरा टल गया है। तुम्हें केयरफुल रहना होगा। अगर तुम केयरफुल नहीं रहे तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम्हारे सीनियर के साथ हुआ था। एक बात और, तुम्हारा स्टेटस इस वक्त अरमान से भी ज़्यादा डार्जलिंग है। यू माइट डाई बिकॉज ऑफ योर स्टेटस। अहान उनकी सारी बातें समझ रहा था। उसने उनसे कॉन्फिडेंटली कहा, सर, रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से मैं बंधा हुआ हूँ, पर अब मैं किसी से नहीं डरता। अगर कोई मुझे मारना चाहेगा तो उसे प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आई विल किल एनीवन हु ट्राइज टू हार्म मी। अहान की बातें सुनकर हिमांशु ने एक आह भरी और कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत लोगों से सुना है। मुझे तुम्हारे कॉम्बैट एक्सपीरियंस और सर्वाइवल नॉलेज के बारे में अच्छे से पता है, पर यह अब होने से गारंटी नहीं तुम सर्वाइव कर पाओगे। जब सामने कोई टेरिफाइंग स्ट्रेंथ का इंसान हो तो ये सारी स्किल्स बेकार होती हैं। इसके बाद हिमांशु ने एक पॉज लिया और कहा, पर मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम सेफ रह सकते हो। हिमांशु सर, प्लीज़ बताइए, अहान ने कहा। मार्शल आर्ट्स अलायंस ज्वाइन कर लो। अगर अलायंस तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा तो फिर कोई भी तुम पर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम अलायंस के मेंबर बन जाओगे। वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे अलायंस उनके अगेंस्ट हो जाए, हिमांशु ने कहा। अहान ने कुछ सोचा और कहा, सर, मैं जानता हूँ कि अलायंस का मेंबर बनने के बाद मैं सेफ रहूँगा, पर जो मेरी जान लेना चाहते हैं वो तो किसी भी तरह लेने की कोशिश करेंगे और अलायंस के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर वो सोचते तो मेरे सीनियर की ये हालत नहीं होती। और वैसे भी अलायंस का मेंबर बनने के बाद मुझ पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे और मुझे फ्रीडम में रहने की आदत है। ऐसे में मेरे लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अहान ने अपनी बात कंटिन्यू की, सर, आप तो जानते ही हैं कि मैं अपने सीनियर का बदला लेना चाहता हूँ, जिसकी शुरुआत इस कंपटीशन से हो चुकी है। मार्शल आर्ट्स में जब तक आप बाहर निकलकर खून खराबा नहीं देखते, तब तक आप सब कुछ सीख नहीं पाते हैं। मेरे लिए इस वक्त एक्सपीरियंस गैदर करना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी हो पाएगा जब मैं फ्रीली मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर पाऊँगा। हिमांशु थोड़ा डिसअपॉइंटेड थे, पर उनके मन में ग्रेटिफिकेशन और अहान के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। उन्होंने कहा, सीम्स लाइक यू विल नॉट ज्वाइन द अलायंस। सॉरी सर, अहान ने कहा। यंग मैन, टू बी ऑनेस्ट, मैं चाहता भी नहीं था कि तुम अलायंस ज्वाइन करो।
ये सिर्फ तुम्हारे लिए एक सजेशन था। तुमने सही कहा कि स्ट्रांग बनने के लिए एक्सपीरियंसेस होना बहुत ज़रूरी है। अलायंस ज्वाइन करने के बाद तुम शायद एक टेम्ड एनिमल बनकर रह जाते और कुछ नहीं, हिमांशु ने स्माइल करते हुए कहा। यह सुनकर हान बहुत खुश हो गया। उसने स्माइल के साथ कहा, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग मी एंड सपोर्टिंग मी इन माई डिसीजन। इट इज़ राइट। अब तुम्हारे रिवार्ड की बात करते हैं। आखिर तुमने ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जीता है, हिमांशु ने अचानक से कहा। रिवार्ड? आहान को कुछ समझ नहीं आया। आहान मन में सोचने लगा, सर मुझे क्या देंगे? कोई जीनियस ट्रेजर या फिर कोई कल्टीवेशन टेक्निक? आहान जब इस सब के बारे में सोच रहा था तब हिमांशु ने कहा, कल दोपहर में मैं इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स अलायंस का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। ऑथ लेने के बाद मैं एक रूल इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करूंगा। वो रूल ये होगा कि कोई भी मार्शल आर्ट्स कल्टीवेटर किसी भी कॉमन और ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग पर अटैक नहीं कर सकता। उनके आसपास किसी भी इनोसेंट ह्यूमन को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो अलायंस स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा और उस मार्शल आर्ट्स कल्टीवेटर को अबॉलिश कर दिया जाएगा। हिमांशु की बात सुनकर आहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो अच्छे से जानता था कि इस रूल का क्या मतलब है। हिमांशु ने आगे कहा, ये रूल मैं इमीडिएट इफेक्ट से इम्प्लीमेंट करूंगा। इस रूल के लिए मैंने बाकी अलायंसेज से भी बात की है और वो भी यही चाहते हैं। इसके बाद तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड्स पर कोई खतरा नहीं होगा। कोई भी उन्हें एज ए बैट यूज़ नहीं कर पाएगा। ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जीतने का ये है तुम्हारा रिवार्ड। आहान तुरंत खड़ा हुआ और उसने अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए झुककर कहा, थैंक यू सर। तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ साल पहले जो अरमान के साथ हुआ था उससे मार्शल आर्ट शर्मशार हो गया था। नाउ इट्स योर टाइम। एक्सपीरियंस गैदर करो और अपनी पावर्स बढ़ाओ। ये रूल तुम्हारी चिंता कम कर देगा। जब तुम अपनी पावर्स की पीक पर पहुंच जाओ तब अपने सीनियर का बदला ले लेना, हिमांशु ने कहा। हिमांशु सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं एक एक को ढूंढकर उनसे अरमान सर का बदला जरूर लूंगा। ये बोलते हुए आहान की आंखों में कॉन्फिडेंस और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। ये प्रॉमिस उसका सिर्फ हिमांशु से नहीं था बल्कि अरमान से भी था। रायजादा फैमिली को बहुत पहले पता चल गया था कि आहान चैंपियनशिप जीत गया है। आलोक रायजादा अपने रूम में खिड़की के पास खड़ा था और बहुत परेशान था। वो सिगरेट पी रहा था और सोच रहा था कि आहान और उनमें कितनी दूरी आ गई है। आहान की वजह से उनकी लाइफ उलट पुलट हो गई थी। आहान की वजह से मिहिर का करियर बर्बाद हो गया था। इससे पहले उसकी वजह से ही अनन्या के पैर टूट गए थे और वो कई महीनों से बेड पर थी और अब वो पागलपन की वजह से मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी। जब आलोक ने दीवान फैमिली से कांटेक्ट करके तुषार को आहान को जान से मारने के लिए कहा था तब आहान ने तुषार को ही जान से मार दिया था। ये बात जब अनन्या को पता चली तो वो पागल हो गई। वो बस चिल्ला रही थी कि आहान मर गया, आहान मर गया। जैसे ही उसे होश आता वो फिर वही बात चिल्लाकर बोलती थी। उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था पर कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं थी। आलोक इस वक्त अपने दोनों बच्चों को लेकर बहुत परेशान था। पहले आहान सिर्फ स्ट्रांग था पर अब उसके साथ पूरा मार्शल आर्ट्स अलायंस था। वो सोच रहा था कि वो आहान का क्या करेगा। अगर आहान को कुछ भी हुआ तो पूरा मार्शल आर्ट अलायंस उसे प्रोटेक्ट करेगा। आलोक जब इस सोच में डूबा हुआ होता है तब उसे किसी के आने की आवाज़ आती है। कोई ज़मीन पर हील बजाती हुई उसके रूम की तरफ आ रही थी। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। वो कोई और नहीं, आलोक की वाइफ सिप्रा थी। सिगरेट के धुएं की वजह से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई और खांसने लगी। आलोक ने उससे पूछा, क्या हुआ? सिप्रा ने अपना मुंह कवर किया और कहा, बाहर चलकर बात करते हैं। इतना कहकर उसने मुंह फेरा और रूम से बाहर चली गई। आलोक भी उसके पीछे पीछे चला गया। दोनों जब लिविंग एरिया में बैठे तब सिप्रा ने कहा, अनन्या ठीक हो गई है। ये सुनकर आलोक को समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसने कहा, व्हाट? ये तुम क्या कह रही हो? वो एक बार फिर से सिप्रा के मुंह से ही सुनना चाहता था, इसलिए उसने उसकी बात रिपीट नहीं की। सिप्रा ने फिर से कहा, मैंने कहा कि अनन्या ठीक हो गई है, उसका पागलपन ठीक हो गया है। ये सुनकर आलोक 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो इस खबर से बहुत खुश था। उसने कहा, अनन्या ठीक हो गई? ये ऐसे अचानक से? ऐसा क्या हुआ जिससे वो ठीक हो गई? उसने सिप्रा से लगातार सवाल किए। तो तुम क्या चाहते थे, हमारी बेटी उस मेंटल हॉस्पिटल में ही रहे? सिप्रा ने नाक चढ़ाते हुए कहा। ऐसा नहीं है, आलोक ने कहा। वो अभी हान को लेकर परेशान था। बहुत दिनों बाद उसे ये पहली अच्छी खबर मिली थी, इसलिए वो इसे एंजॉय करना चाहता था।
सिप्रा ने टेबल से कप उठाया और एक सिप लेने के बाद कहा, मेरी बात सुनो, अनन्या आज सिर्फ मेरी वजह से ठीक हुई है। वो लगातार आलोक को देख रही थी। ये बात सुनकर आलोक को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, व्हाट डू यू मीन? आलोक ने देश भर के डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट को अनन्या के इलाज के लिए कांटेक्ट किया था, पर बहुत लोगों ने उसका इलाज करने से मना कर दिया था। अनन्या की हालत बहुत ख़राब थी और उसका दिमाग पूरी तरह से अनस्टेबल हो चुका था। पर आज सिप्रा कह रही थी कि उसकी वजह से अनन्या ठीक हो गई है। उसने ऐसा क्या किया था? सिप्रा ने एक गहरी सांस ली और आलोक से कहा, एक्चुअली मैंने अनन्या को ये कह दिया कि कंपटीशन में हान की मौत हो गई है। उसने बिना कुछ छिपाए आलोक को सच बताया। व्हाट? ये सुनकर आलोक की आंखें लाल हो गई। जो हान कंपटीशन जीत चुका था उसे उसकी वाइफ ने डैड बता दिया था। ऐसे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिप्रा ने कहा। अनन्या की ये हालत उस फटीचर हान की वजह से हुई थी। मैं बस उसके दिमाग में वही बात टारगेट कर रही थी। मेरा ये तरीका इफेक्टिव भी था। जब मैंने उससे कहा कि वो मर चुका है तब वो शांत हो गई और उसने चिल्लाना बंद कर दिया। उसने मुझसे पूछा, क्या मैं सच बोल रही हूँ? उस वक्त मुझे हैरानी हुई और मैंने खुशी में हाँ कह दिया। अब मेरी बेटी शांत हो गई है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, सिप्रा ने कहा। इस पर आलोक ने कहा, पर हान जिंदा है। मैं जानती हूँ ये तरीका उसे पूरी तरह ठीक भी नहीं करेगा। जब वो हॉस्पिटल से बाहर आएगी तब उसे पता चल जाएगा कि अहान जिंदा है। अगर तुम चाहते हो कि हमारी बेटी पूरी तरह ठीक हो जाए तो तुम्हें अहान को मारना ही होगा, सिप्रा ने फर्मली कहा। उसकी बातें सुनकर आलोक गहरी सोच में डूब गया। उसे इस तरह खोया हुआ देखकर सिप्रा ने कहा, डार्लिंग सुनो, दीवान फैमिली को अभी तक हमारा फेवर रिपे करना है। जब उन्होंने तुषार को भेजा था तब वो अहान को नहीं मार पाया था। तुषार को भी तो अहान नहीं मारा था ना। तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से दीवान फैमिली अहान को मारने के लिए तैयार हो जाए। हमें उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहिए। आलोक ने अपनी आंखें बंद कर ली और दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। वो खुद चाहता था कि अहान जल्दी से मर जाए, पर इस वक्त उसके स्टेटस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये करना बहुत मुश्किल होने वाला है। आलोक इस वक्त बुरी तरह से फंस चुका था। वो ना अहान को जान से मारने के लिए कोई स्कीम बना पा रहा था और ना ही सिप्रा की बात टाल सकता था। उसके लिए उसकी बेटी का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। दीवान फैमिली के खानदानी हाउस में इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। वहाँ पर धर्म, अमृत, योगेश और फैमिली के बाकी कोर मेंबर्स मौजूद थे। सबसे पहले धर्म ने कहा, मैंने आज ये मीटिंग इसलिए बुलाई है क्योंकि अब हमें मिलकर डिसाइड करना है कि हम उस अहान से कैसे डील करें। उसने सबकी नाक में दम कर रखा है। आगे आपको करंट सिचुएशन अमृत समझाएगा। अमृत ने बोलना शुरू किया। आई एम श्योर सबको पता चल ही गया है कि अहान ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जीत गया है। इसके अलावा उसने फाइनल मैच से पहले मार्शल आर्ट्स के कन्वर्टिंग फोर्स के स्टेज 1 में ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। इस वजह से जो लोग उसे कंपटीशन में जान से मारना चाहते थे उनका प्लान बदल गया। अब अहान उस लेवल पर पहुंच गया है जहां कोई भी उसे पंगा लेने से पहले 10 बार सोचता है। उसने आगे कहा, लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से अहान वापस इंडिया आ चुका है। तुषार की मौत से पहले दीवान फैमिली और रायजादा फैमिली के बीच में डील हुई थी जिसे हम पूरा नहीं कर पाए थे। उसके अलावा अहान भी हमारा दुश्मन बन गया। अब उसकी जैसी पर्सनैलिटी है वो हमसे बदला लेने जरूर आएगा। अमृत की बातें सुनकर हॉल का माहौल बिल्कुल बदल गया। सबको बहुत स्ट्रेंज और वियर्ड फील हो रहा था। किसी ने भी अपने ओपिनियन नहीं रखे थे। वहाँ पर जो भी बैठे थे स्मार्ट थे। वो जानते थे कि अहान के कन्वर्टिंग फोर्स पर पहुँचने का क्या मतलब है। अगर उन्होंने अहान को कुछ भी किया तो उन्हें भारी नुकसान होगा। सबको इस तरह शांत देखकर धर्म ने कहा, मीटिंग बुलाने से पहले मेरे पास आलोक रायजादा का कॉल आया था। वो चाहता है कि हम कुछ भी करके अहान से छुटकारा पा लें। आई होप सबको याद ही होगा कि रायजादा फैमिली का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। अगर उन्होंने उस वक्त हमारी मदद नहीं की होती तो हम आज इस पोजीशन पर नहीं होते। धर्म बोलते बोलते रुक गया और फिर उसने एक गहरी सांस लेने के बाद कहा, रायजादा फैमिली का कर्ज उतारने की बात हो या फिर तुषार की मौत का बदला लेने की बात हो, हमें कुछ तो करना ही होगा। और ये भी बहुत साफ है, या तो हान बचेगा या फिर दीवान फैमिली। योगेश दीवान बहुत देर से चुप था। उसने सिचुएशन को एनालाइज किया और कहा, अहान ने इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन जीता है। इस वजह से इंडियन मार्शल आर्ट्स का नाम बहुत ऊंचा हो गया है और सब उसकी साइड हैं। अगर हमने अहान को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम इंडियन मार्शल आर्ट्स अलायंस के अगेंस्ट होंगे। अलायंस अहान की बहुत रिस्पेक्ट करता है और उसके लिए कुछ भी करेगा। ऐसे में अहान को हमने कुछ भी किया तो हमें भी कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। हम तो अलायंस के दुश्मन बन जाएंगे।
धर्म योगेश की बातें सुन रहा था। उसने कहा, योगेश, तुम जो कह रहे हो वो मैं पहले ही सोच चुका हूँ। ये मीटिंग भी इसलिए ही बुलाई गई है। हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वैसे आलोक ने भी मुझे कहा है कि अगर हम आहान से डील करने में कामयाब रहे तो वो दीवान फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करेगा। इस पर योगेश ने कहा, मतलब हमें आहान से छुटकारा पाना ही होगा। हमारे पास यही एक ऑप्शन बचा है। हाँ, अब या तो आहान रहेगा या फिर दीवान फैमिली। दोनों एक साथ सरवाइव नहीं कर सकते। धर्म ने कहा, आहान की वजह से सब परेशान थे। सबके सर्वाइवल पर बात आ गई थी। वहां बाथरूम का दरवाजा खुला और आहान टॉवल से अपने बाल सुखाते हुए बाहर निकला। आहान ने बहुत दिनों से एक रिलैक्सिंग बात नहीं लिया था। उसके दिमाग में हमेशा कंपटीशन की चिंता रहती थी और टाइम कम होने की वजह से वो रिलैक्स भी नहीं हो पाता था। इसलिए इंडिया पहुंचकर उसने सबसे पहले एक रिलैक्सिंग हॉट वाटर बाथ लिया। जैसे ही वो बाथरूम से निकलकर सोफे पर आकर बैठा, उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने जब मैसेज खोला तब उसने देखा कि मैसेज हिमानी की तरफ से था। हाय मार्शल आर्ट मास्टर, आई हैव हर्ड दैट यू हैव won द इंटरनेशनल कंपटीशन. Everyone is talking about you. When will you come back and tell me everything about your heroic act? मैसेज देखकर आहान को थोड़ा अजीब लगा। उसने हिमानी को कंपटीशन के बारे में कुछ नहीं बताया था, पर जो उसका स्टेटस था उससे बात आसानी से पता चल गई। आहान ने तुरंत हिमानी को रिप्लाई किया, आई एम बैक, व्हाट आर यू डूइंग? जैसे ही आहान फ़ोन नीचे रखने लगा, उसका फ़ोन फिर से वाइब्रेट हुआ। मैसेज हिमानी का ही था। उसने मन में सोचा, ये लड़की मेरे मैसेज का इंतजार ही कर रही थी क्या? यू आर कम बैक एंड यू डिडंट इवन टेल मी, डू यू वांट टू कम ओवर फॉर ड्रिंक्स? हिमानी का मैसेज पढ़कर आहान ने रिप्लाई किया, यस श्योर, वेयर आर यू, सेंड मी द लोकेशन, आई विल कम ओवर। हिमानी ने फिर से तुरंत मैसेज किया, बिग ट्री म्यूजिक बार। बिग ट्री म्यूजिक बार मनाली का बहुत पॉपुलर बार था। वहाँ पर एम्बियंस बहुत अच्छा था और पहुँचना भी बहुत आसान था। ये जगह बाकी नाइट क्लब से बहुत अलग थी। रात को यहाँ का पार्किंग लॉट बिल्कुल भर चुका था और हर तरह की लग्जरी कार यहाँ पर खड़ी थी। हिमानी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ क्लब के फर्स्ट फ्लोर पर बैठी थी। उसकी एक फ्रेंड का बर्थडे था और वो वहाँ डिनर करने आए थे। सब लड़कियाँ बहुत एलिगेंटली ड्रेस्ड थी और सबने लाइट मेकअप किया हुआ था। उनमें से सबसे खूबसूरत हिमानी लग रही थी। उसने पर्पल कलर का टॉप और स्कर्ट पहना था। उसके कवर्स क्लियरली विजिबल थे और उसके खुले बाल उसकी गर्दन को छूते हुए उसके चेहरे पर पड़ रहे थे। हिमानी ने बहुत कम मेकअप किया था, तब भी उसका चेहरा चमक रहा था। सब लड़कियों में हिमानी खूबसूरती के मामले में टॉप पर थी। जो भी वहाँ से गुजर रहा था उसकी नज़र हिमानी पर ही रुक जा रही थी। उन सब में हिमानी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई थी। बहुत सारे लोग वहाँ पर आकर उनसे बात कर रहे थे और उन्हें ड्रिंक्स ऑफर कर रहे थे। वो लड़कियाँ सबको पोलाइटली रिजेक्ट कर रही थी। हिमानी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतना स्माइल क्यों कर रही हो? हिमानी की एक फ्रेंड ने कहा। जब वो बाहर आए थे तब हिमानी बहुत नॉर्मल थी और उदास भी लग रही थी, पर अचानक से उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। वो फ़ोन में देख रही थी और अब बहुत लाइवली लग रही थी। उसका मूड पूरी तरह से चेंज हो गया था। ओह इट्स नथिंग, माई फ्रेंड वांट्स टू मीट मी, हिमानी ने कैजुअली कहा। ओह मिस हिमानी इज हैविंग ए फ्रेंड कमिंग ओवर। हिमानी की फ्रेंड्स उसे टीज करने लगी। हिमानी जितना ब्लश कर रही थी उन्हें साफ नजर आ रहा था कि वो अपने इस फ्रेंड को बहुत लाइक करती है। बार के थर्ड फ्लोर पर एक लड़कों का ग्रुप आया था। सब ऊपर से नीचे ब्रांडेड कपड़ों में थे। उनके साथ कोई फीमेल नहीं थी, इसलिए उनके आसपास शांति थी। वे शहर के फेमस लोगों के बेटे थे। उनमें से एक था मिहिर रायजादा। बहुत लोग उसके पास आए। वो उसके साथ ड्रिंक करना चाहते थे, पर अपने एटीट्यूड की वजह से मिहिर ने सबको इग्नोर कर दिया। जो इन सबको आज यहाँ पार्टी के लिए लाया था वो मिहिर का फ्यूचर ब्रदर इन लॉ वेदांत था। उनके बीच में एक लड़का और था जिसका नाम अभिनीत रायचंद था। अभिनीत नॉर्थ ईस्ट के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा था। वो और वेदांत एक दूसरे को काफ़ी वक्त से जानते थे और अब वो वहाँ पर मिहिर से रिश्ते अच्छे करने आया था। अनफॉर्चुनेटली मिहिर ने किसी को मुंह नहीं लगाया। वो अकेले ही ड्रिंक कर रहा था। जब उसे कोई चारा नज़र नहीं आया तो अभिनीत ने वेदांत से कहा, वेदांत, मिहिर बहुत परेशान लग रहे हैं। वो अकेले ड्रिंक कर रहे हैं। माहौल बहुत ऑकवर्ड हो गया है। मैं तो कहता हूँ हम कुछ गर्ल्स को इनवाइट कर लेते हैं, सबका मूड रिफ्रेश हो जाएगा। उसकी बात सुनकर वेदांत ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।
अगर मेरी बहन को पता चल गया कि मैंने मिहिर जीजू के लिए लड़कियां बुलाई हैं तो मेरी जान ले लेगी। तुम घबरा क्यों रहे हो? उन्हें कौन बताएगा? और अगर उन्हें कहीं से पता चल भी गया तो तुम मेरा नाम ले लेना, आगे मैं संभाल लूँगा। वैसे भी मैं उन्हें यहाँ पर ड्रिंक्स और खाने के लिए ही बुला रहा हूँ, अभिनीत ने कहा। ठीक है, वो इतना कह रहा था इसलिए वेदांत भी मना नहीं कर पाया। पर मेरे जीजू को ऐसी वैसी लड़कियां नहीं पसंद है, हमें अच्छी लड़कियां ढूंढनी पड़ेंगी। वेदांत की बात सुनकर वो इधर उधर देखने लगा। तब उसकी नज़र हिमानी और उसकी फ्रेंड्स पर पड़ी। उसने कहा, वहाँ फर्स्ट फ्लोर पर देखो, वो लड़कियां अच्छी लग रही हैं। वो पर्पल टॉप वाली लड़की तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, तुम जाओ उन्हें यहाँ इनवाइट करो, वेदांत ने कहा। अभिनीत सिर हिलाकर खड़ा हुआ और फिर हिमानी के ग्रुप के पास चला गया। इस वक्त उन गर्ल्स ने अपने लिए वाइन ऑर्डर की थी। जब उन्होंने अभिनीत को आते हुए देखा तो उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। वो कॉन्फिडेंटली हिमानी की सीट के पास आया और उसने कहा, हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, इट इज़ सो नाइस टू सी यू हियर। इट्स हैव सम ड्रिंक्स टुगेदर एंड सेलिब्रेट। उसके हाथ में ड्रिंक थी इसलिए वो टोस्ट के लिए वेट कर रहा था। हिमानी और बाकी लड़कियां ऐसी फ्लर्टिंग को लेकर बहुत कैजुअल थी, इसलिए उन्होंने अभिनीत के साथ अपनी ग्लास क्लिक की और इस पर आपस में बात करने लग गई। गर्ल्स, आप कब से अकेली बैठी हैं? आप बोर हो गई होंगी ना? मेरे कुछ फ्रेंड्स ऊपर वाले फ्लोर पर बैठे हैं और मैं आपको हमारे साथ ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करने आया हूँ। वी कैन ड्रिंक टुगेदर एंड गेट टू नो ईच अदर, विनीत ने कहा। थैंक यू। अपने फ्रेंड्स को जाकर बोलो कि हम उनके अच्छे इंटेंशन की कदर करते हैं, इसलिए हम वहाँ नहीं आएंगे। हाँ, तुमसे पहले भी बहुत लोग हमें इनवाइट करके गए हैं, पर हम बोर नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम कहीं नहीं जाएंगे, गर्ल्स ने जवाब दिया। वो ऐसे फ्लर्टेशियस लड़कों को जवाब देना अच्छे से जानती थी। अभिनीत को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया था, पर मिहिर को चीयर करने के लिए उनका वहाँ जाना ज़रूरी था। उसने एक बार फिर हिमानी की तरफ देखा और कहा, ट्रस्ट मी, हमारा कोई और इंटेंशन नहीं है। हम बस आप लोगों के साथ ड्रिंक करना चाहते हैं और आपको और जानना चाहते हैं। सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड, हिमानी ने कोल्डली कहा। हे ब्यूटीफुल्स, एक बार फिर सोच लो, मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत आउटस्टैंडिंग हैं, अभिनीत ने कहा। वो जैसे भी हैं, हम उसका क्या करें, हिमानी ने इरिटेट होते हुए कहा। अहान से बात होने के बाद वो बहुत अच्छे मूड में थी। वो अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहती थी। उसकी बात सुनकर अभिनीत के चेहरे का रंग उड़ गया। लड़कियां उससे हमेशा चिपकती रहती थी, पर आज ये लड़कियां थी जो बार बार उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, तुम लोग जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मैं और मेरे फ्रेंड्स बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। एक दूसरे को जानने में प्रॉब्लम क्या है? हिमानी उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। वो पहले भी ऐसे लड़कों से मिली थी जो अपने बाप के नाम और पैसों पर ऐश करते थे। हिमानी ऐसे लड़कों की फितरत अच्छे से जानती थी। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, फिर से बोलती हूँ, थैंक यू फॉर द इन्विटेशन एंड सॉरी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। अब आप प्लीज़ यहाँ से जाएंगे। वी नीड टू सेलिब्रेट, हिमानी ने कहा। हम फिर जल्दी मिलेंगे और तब मैं तुम्हें अच्छे से जान कर रहूँगा, अभिनीत ने कहा। या वाच एवर, हिमानी ने कहा और अपना मुंह फेर लिया। ओके ग्रेट, वेरी गुड, ठीक है, देख लूँगा तुम्हें भी। इतनी बार रिजेक्ट होने के बाद अभिनीत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने अपना वाइन ग्लास उठाया और वहां से चला गया। उसे जाते देखे एक लड़की ने कहा, हिमानी, कहीं वो कुछ करेगा तो नहीं? डोंट वरी, मैं ऐसे लड़कों को अच्छी तरह से जानती हूँ। अपने बाप के नाम पर बहुत उड़ते हैं ये लोग, हिमानी ने कहा। उसकी बातें सुनकर वो सब शांत हो गई। उन्हें विश्वास हो गया कि वो कुछ नहीं करेगा। उधर अभिनीत लगातार बड़बड़ा रहा था। जब वो अपने टेबल पर पहुंचा तब भी वो बड़बड़ा रहा था। वो लड़कियां खुद को समझती क्या हैं? मुझे अभिनीत रायचंद को मना किया उन्होंने। मैं उन्हें सबक सिखा कर ही रहूँगा। मैं दिखा दूंगा कि मुझसे पंगा लेना कितना भारी पड़ेगा, उसने कहा और फिर मिहिर की तरफ देखा। उसने उसे कहा, मिहिर, आप मेरी मदद के लिए कुछ आदमी बुला सकते हैं? उसकी बात सुनकर मिहिर हैरान हो गया। वो जानता था कि आदमी बुलाकर अभिनीत क्या करना चाहता है। उसे लग रहा था कि वो ओवर रिएक्ट कर रहा है। अभिनीत, तुम फोर्सफुली उन लड़कियों को हैंडल करना चाहते हो, ये मनाली है। मैं एडवाइस करूंगा कि तुम ऐसा मत करो, मिहिर ने कहा। अगर आप मेरी मदद नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं नॉर्थ ईस्ट से अपने लोग बुला लूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा कल सुबह तक वो यहाँ पहुँच जाएंगे।
अभिनीत ने कहा। वेदांत नहीं चाहता था कि वहाँ कुछ हो और वो उसमें फंसे। एक केस की वजह से वो अभी भी जेल से छूटा था और उसकी फैमिली चाहती थी कि वो अपनी प्रोफाइल लो ही रखे। उसने तुरंत कहा, अभिनीत जाने दो, कुछ लड़कियां ही तो हैं, नॉर्थ ईस्ट में तो इससे भी ज़्यादा सुंदर लड़कियां हैं जो तुम्हें चाहती भी हैं। लेट इट गो। हाँ, हम तुम्हें एक जगह लेकर जाएंगे जहाँ तुम्हें इससे भी बेटर गर्ल्स मिल जाएंगी, मिहिर ने कहा। नॉर्थ ईस्ट में मुझे अभिनीत रायचंद को कभी ऐसा कुछ सफ़र करना नहीं पड़ा है। अगर मैंने इन लड़कियों को सबक नहीं सिखाया तो मुझे चैन नहीं मिलेगा और मैं शांति से अपने शहर नहीं जा पाऊंगा। मिहिर, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करो, मुझे बस 6-7 लोगों की ज़रूरत है, अभिनीत ने कहा। वो बार बार कह रहा था, इसलिए मिहिर भी अब मना नहीं कर पाया। वो भी उसे ऑफेंड नहीं करना चाहता था। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई विल कॉल मैन फॉर यू, पर याद रखना ये मनाली है। डोंट गो टू फार। मिहिर की बात सुनकर अभिनीत के चेहरे पर चमक आ गई। उसने खुश होते हुए कहा, आप मेरी इस बार मदद कर दीजिए। आप जब भी नॉर्थ ईस्ट आएंगे मैं आपको बहुत एंजॉय करवाऊंगा। आप लोग नॉर्थ ईस्ट आना याद रखेंगे, गारंटी यू। उसके बाद कुछ वाइन्स के राउंड चले और माहौल थोड़ा ठीक हो गया। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि हिमानी खड़ी हो गई है और बार के दरवाजे की तरफ देख रही है। उसके चेहरे की एक्साइटमेंट साफ बता रही थी कि वो जिसका इंतजार कर रही थी वो वहां आ गया है। अभिनीत भी दरवाजे की तरफ देखने लगा। जब उसने देखा कि एक बहुत ही साधारण सा लड़का जिसने साधारण से कपड़े पहने हुए थे वो आ रहा था तो उसका मुंह बन गया। उसे लगा कि हिमानी किसी बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान का वेट कर रही होगी। ये लड़की इसका इंतजार कर रही थी। मुझे लगा कि किसी हाई फाई एलिट इंसान का इंतजार कर रही होगी। ये तो फटीचर सा लग रहा है, अभिनीत ने कहा। जब मिहिर और वेदांत ने हान को देखा तो वो हैरान हो गए। ये यहाँ कैसे आ गया, मिहिर ने कहा। व्हाट, मिहिर, आप इसे जानते हैं, अभिनीत ने पूछा। मिहिर हेल्पलेस फील कर रहा था। वो हान को कैसे नहीं पहचानता। उसी की वजह से उसका करियर बर्बाद हो गया था। वो हान को 1000 लोगों की भीड़ में भी आसानी से पहचान सकता था। जब मिहिर हान के बारे में सोच रहा था तब हान हिमानी के पास पहुंच गया था और दोनों आपस में बात कर रहे थे। उसके बाद हान चेयर पर बैठा और बाकी लड़कियों से बात करने लगा। उन्हें हंसते हुए बात करते देख अभिनीत के दिल में आग लग रही थी। वो उन्हें गाली देने लगा। इसके बाद उसने पूछा, मिहिर, ये लड़का कौन है? मिहिर कुछ बोल पाता उससे पहले वेदांत ने बोलना शुरू किया और हान और मिहिर के बीच ग्रजेस अभिनीत को समझाए। वेदांत को भी हान पर गुस्सा आ रहा था पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। पास्ट की बातें सुनकर अभिनीत को गुस्सा आया। उसने कहा, हाउ डे ही, इसकी हिम्मत कैसे हुई आपको ऑफेंड करने की? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इस वक्त अभिनीत मिहिर को इम्प्रेस करना चाहता था और उसकी नज़र में ये सबसे अच्छा मौका था। जब वो खड़ा होकर हान के पास जाने लगा तो वेदांत ने उसे रोक लिया और कहा, तुम इसकी स्ट्रेंथ नहीं जानते, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके मार्शल आर्ट स्किल्स कमाल के हैं। वी आर नो मैच इन फ्रंट ऑफ हिम। इसे मार्शल आर्ट आते हैं? ग्रेट, मुझे लगा था कि मुझे कभी मार्शल आर्टिस्ट से लड़कर अपने स्किल्स दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, पर यह तो अच्छा मौका है, अभिनीत ने कहा। मिहिर और वेदांत नहीं जानते थे कि अभिनीत मार्शल आर्ट जानता है। वो ये सुनकर कोई रिएक्शन नहीं दे पाए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अभिनीत किस लेवल का मार्शल आर्ट जानता है। ठीक है, फिर आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो, मिहिर ने कहा। उन्हें नहीं पता था कि अभिनीत क्या करेगा, पर जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रहा था उन्हें उस पर भरोसा था। लीव दिस मैटर टू मी, अभिनीत ने कहा और वहां से चला गया। जैसे ही वो हिमानी के पास आया उसे देखकर हिमानी चिढ़ गई। उसने कहा, तुम फिर से यहाँ आ गए? अभिनीत ने हिमानी को इग्नोर किया और हान की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम हान रायजादा हो? हान ने उसका सवाल का जवाब नहीं दिया बल्कि उससे कहा, तुम हिमानी को ऑफेंड किया। जिस तरह हिमानी ने उसे बात की थी आहान समझ गया था कि उसने हिमानी को ऑफेंड किया है। जब आहान ने देखा कि वो लड़का हिमानी को ऊपर से नीचे घूर रहा है तो आहान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आहान और अभिनीत के बीच में अब क्या होगा? ओह, तो इस ब्यूटीफुल लेडी का नाम हिमानी है। अपने नाम की तरह ये भी बहुत खूबसूरत है, अभिनीत ने कहा। आहान ने उसे घुरा और टेबल पर पड़ी एश ट्रे उठाकर उसके घुटनों पर मारी, पर अभिनीत उसके लिए तैयार था, इसलिए उसने अपना पैर हटा लिया और एश ट्रे बिना उसे टच किए ज़मीन पर गिर गई। जब आहान ने यह देखा तो वो समझ गया था कि अभिनीत को मार्शल आर्ट्स आता है। वो मार्शल आर्ट्स के स्टेज 2 के लेवल 1 का फाइटर था। इस लेवल के फाइटर से लड़कर आहान अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। आहान ने स्माइल किया और अभिनीत को मॉक करते हुए कहा, तो तुम मार्शल आर्ट्स जानते हो, चलो तुम्हें एक मौका देता हूँ।
अगर तुमने मेरे अटैक को डॉज किया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। व्हाट नॉनसेंस! तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट का लायन क्लब कितना पावरफुल है। मैंने वहाँ से मार्शल आर्ट सीखा है और मैं तुम्हारी अभी चटनी बना सकता हूँ, अभिनीत ने गुस्से में कहा। उसे अपने मार्शल आर्ट स्किल पर जितना भरोसा नहीं था उतना इस बात पर भरोसा था कि अहान मार्शल आर्ट्स नहीं जानता है। लॉयन क्लब या डॉग क्लब? अहान ने कहा और हंसने लगा। उसकी बात सुनकर हिमानी और उसकी बाकी फ्रेंड्स भी हंसने लगी। अहान जिस अंदाज में अभिनीत को ह्यूमिलिएट कर रहा था वो सच में बहुत एंटरटेनिंग था। अभिनीत वैसे भी बहुत ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा था और सबको हंसता देख उसे और गुस्सा आने लगा था। वो अहान को ऐसे देख रहा था जैसे अभी उसे खा जाएगा। अहान ने ये गुस्सा उसकी आंखों में देख लिया था पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अहान ने जब अभिनीत को ऊपर से नीचे तक देखा तब उसने उसमें बहुत सारे फ्लॉज ढूंढ लिए थे। उसकी लोअर बॉडी स्टिल नहीं थी, वो बहुत रेस्टलेस हो रहा था और उसकी आइज़ फ्लिकर कर रही थी। ये सब देखकर अहान समझ गया था कि वो कोई बहुत पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, इसलिए उसे तैयार रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही अभिनीत अहान पर अटैक करने के लिए तैयार हुआ एक आवाज़ ने उसे रोक लिया। अभिनीत भाई रुक जाओ! वो लड़का चलते हुए अभिनीत के पास आया और उसने कहा, आप इस टीचर से लड़ना क्यों चाहते हैं? इसके कपड़े देखे हैं, इसे जाने दो। आपको तो पता ही है कि अगर हम किसी पर कीचड़ डालेंगे तो हमारे ही हाथ गंदे होंगे। जिस लड़के ने आकर अभिनीत को रोका था अहान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसने ऊपर से नीचे तक ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे और उसने हाथ में बहुत महंगी ब्रांडेड वॉच पहनी हुई थी। अहान को वो वॉचेस ज़्यादा पसंद नहीं थी पर वो उनके ब्रांड्स अच्छे से जानता था। जब उस लड़के ने देखा कि अहान की नज़र उसकी कलाई पर है तब उसने कहा, तुम जानते हो ये कौन सी वॉच है? अहान ने उस लड़के को देखा और मन में सोचा, मैं कुछ दिन मनाली से बाहर क्या चला गया, यहाँ के लोग मुझे भूल ही गए। अहान ने इनके सामने लो प्रोफाइल रखा और कुछ नहीं बोला पर उसने थर्ड फ्लोर पर देख लिया था कि मिहिर और वेदांत भी खड़े हैं। पहले उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया पर जब विनीत उनके पास आया तो अहान को एहसास हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। जब उसने ऊपर देखा तो उसे मिहिर और वेदांत नजर आए। अब मेरी वॉच देखना बंद भी करो, मैंने इस वॉच के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं। तुम सपने में भी नहीं सोच सकते कि ये वॉच कितने की है, उस लड़के ने कहा। उस लड़के को लग रहा था कि अहान कोई निकम्मा नालायक लड़का है। ये सब सुनकर हिमानी को बहुत गुस्सा आ रहा था। जिस लड़के से हिमानी प्यार करती थी कोई उसकी ऐसे इंसल्ट कर रहा था, ये वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? इट इज़ जस्ट ए वॉच, व्हाट इज़ देयर टू बी सो प्राउड ऑफ, हिमानी ने चिढ़ते हुए कहा। उसके बाद उसने अपनी जैकेट की स्लीव ऊपर की और अपनी कलाई दिखाई। उसने उससे भी बड़ी कंपनी की वॉच पहनी हुई थी। ये वॉच कोई मामूली वॉच नहीं थी बल्कि लिमिटेड एडिशन वॉच थी। ये वॉच दुनिया भर में बस कुछ लोगों के पास ही थी। ये वॉच हिमानी के पास देखकर अभिनीत और उसके दोस्त की आंखें खुली रह गई। वो लड़का हिमानी के पास आया और उसने हिमानी का हाथ पकड़ते हुए कहा, इतनी बड़ी ब्रांड की लिमिटेड एडिशन वॉच? मिस, ये वॉच आपके पास कैसे है? जितना मुझे पता है ये स्पेशली ब्रिटिश की रॉयल फैमिली के लिए डिज़ाइन की गई थी और इंडिया में इसके 3 ही पीसेज आए थे। उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतनी लग्जूरियस वॉच देख रहा था। अभिनीत ये सब बातें सुनकर हैरान था। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि हिमानी के पास ऐसी वॉच हो सकती है। तो मजाक तो नहीं कर रहे ना? अभिनीत ने अपने दोस्त के कान में धीरे से कहा। उस लड़के ने अभिनीत को घुरा और कहा, तुम्हें मैं मजाक के मूड में लग रहा हूँ? वो लड़का वॉचेस का दीवाना था और उसे हर वॉच के बारे में बहुत कुछ पता था। उसने ये वॉच हमेशा मैगजीन में देखी थी और आज उसे अपने सामने एक लड़की के हाथ में देखकर वो हैरान था। उन दोनों को ऐसा बौखलाया हुआ देखकर हिमानी ने अहान का हाथ पकड़ लिया और स्माइल करने लगी। ऐसे स्टेटस के साथ हिमानी में एटीट्यूड होना नॉर्मल था। जब उसने देखा कि वो दोनों अभी भी उसकी कलाई को देख रहे थे तब उसने अपनी जैकेट की स्लीव नीचे कर ली। मिस, मैं नहीं चाहती कि इतनी स्पेशल वॉच कोई भी अनइम्पोर्टेंट फॉर फालतू लोग देखें, हिमानी ने तड़कते हुए कहा। अभिनीत कुछ बोलना चाहता था पर वो चुप हो गया। इतना सब होने के बाद वो अहान से लड़ नहीं सकता था। वो उन दोनों को घूर रहा था। उसने जाने से पहले उनसे कहा, हमारी फिर मुलाकात ज़रूर होगी और तब मैं तुम्हें देख लूँगा। देखता हूँ तुम ऐसे स्माइल कर पाते हो या नहीं। इतना कहने के बाद अभिनीत और उसका दोस्त वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद अहान ने मिहिर और वेदांत को देखा जैसे वो उन्हें कह रहा हो कि वो उनसे भी जल्दी निपटेगा। जैसे ही उनका आई कांटेक्ट अहान से हुआ उन्होंने मुंह मोड़ लिया। वो अपना गुस्सा जता नहीं सकते थे क्योंकि अहान की वजह से उन्हें पहले ही बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा था। वो सिर्फ इंतज़ार कर सकते थे कि दीवान फैमिली उनके साथ क्या करेगी।
जब वो दोनों मिहिर और बाकी सबके पास पहुंचे तब वेदांत ने पूछा, अभिनीत ये कौन है? अभिनीत के साथ जो लड़का था वो दोनों उसे नहीं जानते थे। ओह सॉरी ब्रदर्स, आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते हो। ये नॉर्थ ईस्ट वॉर अलायंस के मास्टर सुखदेव कपूर का बेटा वासु कपूर है। अभिनीत ने उन तीनों को आपस में इंट्रोड्यूस किया। वेदांत ये इंट्रोडक्शन सुनकर हैरान हो गया। उसने कहा, तुम द सुखदेव के बेटे हो? हाँ, मेरे डैड 2 दिन में मनाली आ रहे हैं। मनाली में उनसे कोई नहीं जीत सकता। वासु ने कहा। वो जैसे बोल रहा था ऐसा लग रहा था जैसे सुखदेव ने मनाली में सबसे फाइट की हुई है। ऐसा नहीं था कि वासु ये तारीफ फालतू में कर रहा था। सुखदेव पिछले 30 सालों से फाइट कर रहे थे और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल फाइटर थे। ये सब सुखदेव की मेहनत और ट्रेनिंग की वजह से ही था। मिहिर को ऐसे एरोगेंट लड़के पसंद नहीं थे। वो उससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था, पर उसे अचानक से याद आया कि अहान से बदला लेने के लिए वो वासु और सुखदेव की मदद ले सकता है। ये सोचते ही मिहिर ने अपना एटीट्यूड बदल लिया। उसने तुरंत वाइन का गिलास उठाए और वासु और विनीत को दे दिए। वासु ने भी रियलाइज़ किया कि उसने राजादा फैमिली के बेटे को ज़्यादा बोस्ट कर दिया है। राजादा फैमिली कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं थी। उसे भी उनसे फेवर की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती थी। वासु ने तुरंत कहा, मिहिर मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, पर आपसे मिलने का कभी मौका नहीं मिला। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। टू न्यू बिगिनिंग्स। इतना कहने के बाद वासु ने हाथ उठाया। सबने चीयर्स किया और एक ही बार में गिलास खाली कर दिया। वासु आप बहुत पोलाइट और जेनरस हैं, मिहिर ने कहा। कुछ ड्रिंक्स के बाद वो सब अहान के साथ हुई अनबन के बारे में भूल चुके थे। माहौल बहुत हल्का हो गया था और सब थोड़ा थोड़ा टिप्सी भी हो गए थे। अचानक से मिहिर ने वासु से पूछा, वासु नॉर्थ ईस्ट मार्शल आर्ट्स का मनाली मार्शल आर्ट्स से कोई मुकाबला नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। अगर सुखदेव अंकल यहाँ आएंगे तो उन्हें केयरफुल रहने के लिए कहना। वासु ने अपनी ड्रिंक खत्म करने के बाद कहा, मेरे डैड मार्शल आर्ट्स के ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज पर पहुँच गए हैं। उनकी फिस्ट टेक्निक्स और शॉर्ट टेक्निक्स का कोई मुकाबला नहीं है। मनाली में उनकी टक्कर का कोई हो ही नहीं सकता। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, पर हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमसे बेटर इस दुनिया में कोई ना कोई हो ही सकता है। अगर मनाली के मार्शल आर्ट अलायंस की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत टॉप लेवल के फाइटर्स हैं। यहाँ के अलायंस हेड्स भी कन्वर्टिंग फोर्स या ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल पर ही हैं, मिहिर ने कहा। यह सुनकर वासु अनकंट्रोलेबली हंसने लगा। किसी को समझ नहीं आया कि वो ऐसे क्यों हंस रहा है। शांत होने के बाद उसने कहा, वो सब मेरे डैड 3-4 साल पहले उनसे लड़े थे। एक भी उनके सामने टिक नहीं पाया था। वो क्या मेरे डैड से फाइट करेंगे? ये सुनकर मिहिर बहुत खुश हो गया। अगर सुखदेव ने वार अलायंस के लोगों को हराया था तो वो अहान को तो आसानी से जान से मार सकता था। ऐसी बात है? सॉरी ब्रो, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। अगर सुखदेव अंकल सबसे फाइट कर चुके हैं और उन्हें हरा चुके हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मिहिर ने कहा। इस वक्त मिहिर के लिए सबसे ज़रूरी था कि उसे कोई ऐसा मिल जाए जो अहान को जान से मार सके। सब फिर से ड्रिंक करने लगे। उधर अपनी फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद हिमानी और अहान एक साथ बाहर निकल गए। हिमानी ने अहान का हाथ पकड़ा हुआ था। जब अभिनीत ने उन्हें बाहर जाते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। अभिनीत ने मिहिर के कान में कुछ कहा और वहाँ से चला गया। वो जानता था कि अभिनीत क्या करने वाला है, पर अब उसके पास ज़्यादा पावरफुल लोगों का साथ था, इसलिए उसे डर नहीं लग रहा था। हिमानी और अहान एक साथ चल रहे थे। दोनों ने बहुत वक्त से एक दूसरे को देखा नहीं था। अहान ने अचानक से हिमानी से पूछा, डिड यू मिस मी? हिमानी ने जवाब दिया, नो। रियली? अहान ये बात सुनकर शॉक हो गया और डिसअपॉइंट होने का नाटक करने लगा। नो नॉट रियली, कभी कभी मैंने तुम्हें मिस किया था, हिमानी ने कहा। वो अहान को डिसअपॉइंटेड देखकर घबरा गई थी। अच्छा, अहान ने इतना ही कहा। इससे पहले वो आगे कुछ कह पाता हिमानी ने उसे पकड़ लिया और उसे किस करने लगी। वो दोनों रोड पर थे, फिर भी हिमानी को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अहान को किस करने लगी।